अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ये जफ़ाए ग़म का चारा। नावल के राइटर हैं आसिया मिर्ज़ा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। इसकी शरारत से भरपूर आवाज़ हल्की हंसी के साथ उभरी, साथ ही पूरे ग्रुप की खिलखिलाहटें बिखर गईं। इसके कदम ज़रा से ठिठके और हमेशा की तरह इसका एतमाद फ़िज़ा में धुएं के खोल की तरह गुम होने लगा। इसने हाथों में पकड़ी किताबें कुछ और मजबूती से भींच लीं। लामोहला यहाँ से गुजरना ही था। वो पूरा ग्रुप क्लास के सामने की राहदारी में जमा खड़ा था। पहुँचो न अर्क रुखसारों से, रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो। सुनते हैं कि शबनम के गजरे फूलों को निखारा करते हैं। इसका चुलबुलापन इसके एतमाद की दीवार को गिरता देखकर और बढ़ गया। इसके शफाफ चेहरे पर चमकता पसीना बहुत वाज़िया था। इकट्ठी 10-12 लड़कियां जमा थीं और सबकी निगाहें इस पर जमी थीं और साथ हंसी की छनकारें भी बज रही थीं। सब्र का घूंट पीकर वो सर झुकाकर फर्माबरदार शागिर्द की तरह क्लासरूम में चला गया। इसकी कोशिश यही होती थी कि इसका इस ग्रुप से सामना हो ही नहीं। मगर वाई किस्मत, इस ग्रुप की लीडर अनुषा एहसान इसकी फर्स्ट कज़न भी थी। इससे इसका रोज़ो शब का साथ था। वो कोई मौका नहीं जाने देती इसके मजाक उड़ाने का। हालांकि इसके ख्याल में इसमें कोई कमी नहीं थी। शक्ल सूरत के एतबार से वो खासा खूबरू था। इसके कद काठ से भी भरपूर मर्दानगी झलकती थी। हाँ, बस इसकी ज़िंदगी में लड़कियों की रंगीनी की आमेज़श नहीं थी। वो इस शराब और इसके नशे से शदीद खौफज़दा रहता था। इसका बचपन बड़ा तमीज़दार गुजरा था। इसकी नौजवानी बड़ी पाकीज़ा गुजर रही थी और इस उम्र में पहुँच कर भी वो लड़कियों से यूं दूर भागता जैसे वो फ़िज़ा में लहराती हों, जो मौका पाकर इससे चिमट जाएंगी। ख़ासकर बेपाक शौक़ वशंग लड़कियों से वो कोसों दूर भागता था। वो बड़ा मस्त मलंग अपनी ज़ात अपनी किताबों में गुम रहने वाला लड़का था। मगर न जाने क्यों इसकी ये आदतें इसकी कज़न अनुषा के लिए खट्टी मीठी गोलियां बनकर रह गई थीं, जिसे वो खूब मज़े ले लेकर चूसती, इस पर तबसरे करती और खूब मजाक उड़ाती। वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तब तक तो सब ठीक रहा, इन शरारतों को नज़रअंदाज करता रहा। मगर अब उम्र के साथ तालीम के मदारिज भी तय करने के बाद इसे अपनी हिद्दत का शदीद एहसास होने लगा था। वो कॉलेज में तो इसे खासा बदनाम कर चुकी थी। लड़के भी इस पर कभी फिक्रे उछाल देते, खुद इसके दोस्त भी चिढ़कर कहते, यार गजनी, तुम मर्द के बच्चे हो या नहीं? यार इतनी अच्छी शक्ल सूरत है और तू है कि किसी को लिफ्ट ही नहीं देता। शुक्र है मैं मर्द का बच्चा हूँ, शैतान का नहीं। वो आबिद हाशमी को कभी कभी चिढ़कर जवाब दे दिया करता और वो कहका मारकर रह जाता। कोई आसेब है इस हसीन शहर पर। शाम रोशन है लेकिन सुहानी नहीं। ये अनुषा एहसान ही थी जिसने इसे अच्छा खासा मौजू बनाकर रख छोड़ा था। वो मुठियाँ बींच कर इस ग्रुप पर लानत मलामत करके आगे बढ़ जाता, मगर वो तो घर में भी इसे तंग करने से बाज ना आती। मगर इतना था कि घर में इसके सब हिमायती थे। सबसे बड़ी दादी, फिर मामा, चाचा जान और चच्ची भी कभी कभार बेटी को ही डांट दिया करती। मगर वो कब बाज आने वाली थी। खाने की मेज़ पर मिर्च मसाले के साथ इसके शर्मीलेपन और पारसाई के किस्से यूं बयान करती कि कभी कभी तो इसे खुद अपनी पारसाई से शर्मिंदगी महसूस होने लगती। पारसाई नेक चलनी किसी गाली की तरह लगने लगती। कल रात मैंने ख्वाब देखा एक, वो आज फिर इसकी राह में आई थी, मगर मुखातिब इसकी वही छिछोरी दोस्तें थीं। राहदारी की दीवार से लगी, दोनों हाथ बगलों में दबाए, कंधे पर बैग झूल रहा था और मुंह में च्युइंगम था। एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग सफ़ेद चोगा पहने हाथ में तस्बीह लिए सामने से चला आ रहा था। गले में 2-3 तस्बीह नुमा मालाएं लटक रही थीं। बाल खिचड़ी से थे, पैर में चप्पल नदारद। वो मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। हाय अनुषा, फिर तू चीख मार कर उठ गई क्या? अदीला ने पूछा तो वो सर नफ़ी में हिलाकर च्युइंगम का पटाखा फोड़ते हुए बोली, नहीं, बल्कि मैं तो इसके कदमों में बैठ गई और इंतहाई अकीदत से कहने लगी, मोहतरम, आप तो कोई बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग मालूम हो रहे हैं। मेरी कुछ परेशानियाँ हैं, क्या आप इन्हें सुनेंगे? मैंने ये कहकर सर उठाया तो पता है क्या हुआ? क्या? वो सब एक साथ चिल्लाईं। गज़नफ़र ने थूक निकला और अपना चश्मा उतार कर रुमाल से पोंछकर फिर आंखों पर चढ़ा लिया और 2 कदम आगे आकर खंगारते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे अंदर जाने का रास्ता दीजिएगा। इसने सर झुकाए झुकाए अदीला को मुखातिब किया था कि वही दरवाजे पर फैलकर खड़ी थी। इसकी आवाज़ पर वो ज़रा सा उछली, जो सरासर डरने की महज एक्टिंग थी। फिर इसे मुतबस्सम नज़रों से देखते हुए ज़रा सा खिसकी। इस मुख्तसर जगह से गुजरना गज़नफ़र के लिए इम्तहान ही था।
मगर वहाँ मज़ीद ठहरना भी ज़ब्त और सब्र के गरम गरम झुलसते घूंट ही पीना था। वो अपनी फजूल गोई का शौक ख्वाब के नाम पर पूरा कर रही थी। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? कोई बम ब्लास्ट हो गया क्या? लड़कियां देख किसे रही थीं और इसरार अनुषा से कर रही थीं। तजस्सुस से ज़्यादा हंसने का दिल चाह रहा था। जानती तो थी अनुषा गपशप हाँक रही थी। सब इसकी आदत से ना सिर्फ वाकिफ़ थीं बल्कि ख़ुद भी ऐसी ही बद आदतों में मुब्तला थीं। कहीं ये बुज़ुर्ग वो वाले तो नहीं थे? इरफाना चमक कर पुरख्याल अंदाज में बोली। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हो सोए में खाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। और जैसे हर तरफ इन सब की किलकिल बिखर गई। वो क्लासरूम में जाकर आखिरी रो में बैठ गया और फाइल खोलकर अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करने लगा। शुक्र हुआ कि प्रोफेसर ज़ुबैरी जल्द ही क्लास में आ गए और वो पूरा टोला शराफत का चोला पहनकर अपनी अपनी सीटों पर बराजमान हो गया। इल्म व फ़न के दीवाने आशिकी से डरते हैं, ज़िंदगी के ख्वाह हैं, ज़िंदगी से डरते हैं। फुल वॉल्यूम से इसका सीडी प्लेयर बज रहा था और इसके आसाब मुंतशिर हो रहे थे। तौबा और जवानी में एक खुमार, क्या कहना। लोग आप जैसे ही मुत्तकी से डरते हैं। ज़िंदगी के ख्वाह हैं, ज़िंदगी से डरते हैं। सिर्फ पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होती तो वो किताब बंद करके कुछ देर लेट जाता, मगर वो तो इसे ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर रही थी। जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ ढांड कर ऐसी कैसेट लाती और इसे सुनाने को आवाज़ भी तेज़ रखती। लिविंग रूम में बड़ी पुप्पो और छोटी पुप्पो दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ आई थीं। अमूमन वो हर इतवार ज़रूर आती थीं और ऐसे में अनुषा की बदतमीज़ियाँ अरूज पर पहुंच जातीं। वो इन सब के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में लग कर भी इसे तंग किए बगैर न रहती। फजूल किस्म की मूवीज़ देखी जाती, गानों पर खुलेआम और बेहंगम तबसरे कर कर के खूब हंसती। आइसक्रीम बार जाया जाता और टेरेस पर ठट्टे लगाते हुए अतराफ़ के घरों में तांग झांग के साथ इन्हें तंग करने के लिए लीची के बीज फेंके जाते। मूंगफलियों के छिलके, कभी किन्नू के छिलके सड़क पर गुजरते लोगों पर मारे जाते। नीचे लॉन में बैठी बड़े लोगों में एक दादी ही थीं जो इस नस्ल की हरकतों से नाला थीं और इन्हें वक्तन फ़ौक्तन टोकती नजर आतीं। इल्म फ़न के दीवाने आशिकी से डरते हैं। कमरे का दरवाज़ा खुला, आवाज़ के शोर के साथ वो पूरा रेला भी अंदर चला आया। इसने किताब से नज़रें हटाकर दरवाजे की सिम देखा। कोई पैगाम ना दुआ है कोई, इस कदर हमसे है खफा कोई। फैज़ान ने इसके कंधे पर हाथ मारा और इसकी राइटिंग टेबल की टॉप पर ज़रा सा टिक गया। तुम शेर ज़ाया कर रहे हो, इन्हें खफा का मफहूम भी नहीं पता। अनुषा ने इसकी कुर्सी की पुश्त पर दोनों हथेलियां जमा दी और हल्के से हंसी। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, मोहब्बत करना से ही खफा होने का मतलब तो जानते ही होंगे, नायला ने कहा। फिर गजनफर की तरफ देखते हुए बोली, क्यों गजनी भाई? गजनफर को अपनी कनपटियां सुलगती महसूस होने लगीं। वो किताबें समेट कर कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। मैं अपने बारे में खुद इतना नहीं जानता जितना ये शायद मेरे बारे में जानती हैं। इसने अनुषा की तरफ इशारा किया। खासे एतमाद का मुजाहरा था। अनुषा भवें उचकाकर देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए इसके वसी बेड पर फैलकर बैठ गई। ये तो बड़ी खुशनसीबी है कि कोई तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता है। मेरे मामले में ऐसा होता तो मैं अपनी खुशनसीबी पर फोत ही हो जाता। वाह क्या लक है, एक हसीन लड़की तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती है। फरहान इसकी कुर्सी पर खुद इत्मीनान से फैलकर बैठते हुए जैसे इसे रश्क अमेज़ नज़रों से देखने लगा। फिर अनुषा की तरफ देखकर एक तवील सांस लबों से आज़ाद करते हुए बोला, इसको कुछ तो बना दिया है तुमने थोड़ा सा ध्यान देकर। कमरे में सबकी मुश्तरका हंसी बिखर गई। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। लो इसे क्या हुआ? फैज़ान ने आंखें फैलाकर दरवाजे को देखा। शर्मा गया बच्चा। फरहान अभी तक हंस रहा था। फिर अनुषा की तरफ देखा। तुम्हारे तो जिक्र से भी यूं भागता है जैसे जैसे मेरा जिक्र ही इन मुत्तकी साहब का वजू तोड़ देगा। वो दामन झाड़कर बेड से उतर गई। इसका लहजा तमस्खराना था। फिर सर झटक कर हंसने लगी। लोग इन जैसे ही मुत्तकी से डरते हैं। यार ये ज्यादती है। राबिया ने पहली बार अपनी ज़ुबान को ज़हमत दी। जब वो इस टाइप का मजाक पसंद नहीं करते तो क्यों तुम लोग तंग करते हो? एक शरीफ, अच्छे खासे महजब और नेक इंसान को ख्वामख्वाह में तंग करना, मजाक का निशाना बनाना, इसकी पारसाई को लतीफ़ा बना देना, दिस इज़ नॉट फेयर। यार, इसकी मलामत भरी नज़रें खसूसन अनुषा पर थीं। फैज़ान तो खिसिया कर कमरे से निकल गया। फरहान भी कुछ कुछ बेजार सा हुआ, इसके पीछे ही चल दिया। अनुषा अलबत्ता ढीठ बनी इसकी राइटिंग टेबल पर सजी किताबों को बेमकसद इधर उधर करती रही। फिर ज़रा सा चेहरा मोड़कर आबरू उचकाकर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा बड़ा दिल आ गया है जाहिद खुश्क पर। वो मेरा कज़न है, फेवर करना कोई बात नहीं है। राबिया ने इसे घूर कर देखा। हाँ हाँ कज़न, वैसे सज्जन भी बना सकती हो, ये भी मायूब बात नहीं होगी।
अनुषा, बेहूदगी की भी हद होती है। वो तप कर खड़ी हो गई और झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। घर में सिद्रा आपी की शादी का हंगामा जाग उठा था। कई सालों बाद पहली खुशी थी। बड़े चचा यानी गजनफर के बाप के इंतकाल के बाद कई साल सोगवार गुजरे थे। सिद्रा की शादी चंद साल पहले ही होने वाली थी, मगर चचा जान की मौत के बाद दादी लंबे अरसे तक बीमार रहीं और जब रूह बसेहत हुई तो इसका मंगेतर स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर चला गया और यूं 2 साल और निकल गए। तो अब राहील विला में ये बड़े अरसे बाद खुशी आई थी। सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बाजारों के चक्कर से फरागत के बाद रात को ढोल लेकर बैठ जाना, हंसी मजाक, फिर दिन भर सोते रहना, सारी रूटीन यकदम चेंज होकर रह गई थी। ऐसे में गजनफर सख्त किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार था। इसका कमरा छीन लिया गया था। अब वहाँ लड़कियों ने डेरा डाल लिया था। चूंकि अनुषा और सिद्रा का मुश्तरका कमरा अब वक्ती तौर पर सिद्रा की मलकियत बन गया था, इसकी शादीशुदा सहेलियां और कजन्स लड़कियां इसके साथ चिपकी रहती और इस कमरे से कवारी लड़कियों को टाल कर कभी डांट डपट कर निकाल बाहर करती। लड़कों के लिए कोई मसला नहीं था। इन्हें लाउंज में, लॉबी में, हत्ता के राहदारी में जहाँ जगह मिलती वो अपनी नींद पूरी कर लेते। मगर गजनफर हिचकिचाहट का शिकार रहता। एक तो इसे तन्हाई में सोने की आदत थी और दूसरे वो देखता लड़के बेफिक्री से ट्राउज़र और बनियान में सुबह देर देर तक इनते रहते और काम वाली मुलाजमाएं इनके ऊपर से गुजर जाती। लड़कियां भी इन्हें क्रॉस करती, इधर उधर अपना काम निपटाती, कभी वहीं बैठकर नाश्ता नोश फरमा रही होती और वो कोफ्त का शिकार हो जाता। तो मेरे कमरे में आकर सो जाया करो गजनी, दादी इसे स्टोर से बरामद होता देखकर बोली। इसकी बगल में तकिया और कंधे पर चादर पड़ी थी, जिसे वो एक तरफ डालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, मगर वापस लौट आना पड़ा। वहाँ कोई मोहतरमा अपने बच्चे को पोटी पर बिठाए खुद छोटी चच्ची से गुफ्तगू शनीद में मसरूफ थी। हद हो गई, यही जगह मिली थी तबसरों के लिए। वो सबर के घूंट भरकर नाचार सोफे पर आकर बैठ गया। मेरे कमरे में तो तुम्हारी दोनों पुफियां ही सोती हैं, इनसे क्या पर्दा तुम्हारा। अच्छा, अब सो जाऊंगा। इसने दादी से बहस मुनासिब न समझी और सर हिला दिया। नाश्ता किया तुमने? बड़ी चची इसकी फिक्र में चली आई। ये नाश्ता भी छुप छुपा कर करते हैं चची, कहीं हम लड़कियां इनका खाना भी हराम ना कर दें। वो किसी करीबी सोफे से अंगड़ाई लेकर उठी थी। नींद के खुमार में होने के बावजूद जुबान चलाए बगैर न रही थी। वो सटपटाकर सोफे से खड़ा हो गया। वो दुपट्टे से बेनियाज फिटिंग वाली कमीज में बिखरे बालों को दोनों हाथों से संवारती उठकर बैठी थी। शलवार के पांचे ऊपर तक उठ रहे थे। इससे गोरी गोरी नरम और नाजुक पिंडलियां झलक रही थीं। वो लड़कियों की इस तरह की लापरवाह तबीयत से सख्त बेजार था। इसे रत्ती भर परवाह नहीं थी। खानदान के लड़के अभी तक लाउंज के कालीन पर लेटे थे, कुछ जाग रहे थे, वो भी कसलमंदी से पड़े थे। तुम चिपकी बैठी रहो, मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ी रहती हो। दादी ने वहीं से अपनी चप्पल उठा ली थी, फिर आहिस्तगी से नज़र बचाकर अपने तख्त पर रखी चादर भी इसकी तरफ फेंकी थी। मेरी उम्र अब बच्चों के पीछे पड़ने की तो नहीं है दादो। इसने दादी पर गोया एहसान करते हुए चादर कंधे पर डाली और सोफे से खड़ी हो गई। लीलन की स्याह शलवार फिसल कर नीचे आई, यूं चांद जैसी पुंडलियां साही के अंदर गुम हो गईं। इसने भी सुकून का सांस लिया। वो दादी का हाथ दूसरी चप्पल की तरफ उठते देखकर वहां से भाग ली थी। न लिहाज न शर्म है इस लड़की में तो। सिद्रा भी इसकी बहन है, मजाल है जो बेजरूरत कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकालती हो। इसका तो बावा आदम ही निराला है। दादी कितनी देर बड़बड़ाती रहीं और वह दिल ही दिल में खुश होता रहा। कोई तो इसे खुलेआम बदलिहाज और बेशरम कह सकता था। मेहंदी वाले रोज़ वो बाहर शामियाने में जाने के बजाय अंदर ही रहा। इसे ऐसे जनाना फंक्शन से रग़बत नहीं थी, ना इसे बेमकसद हुल्लड़बाजी से दिलचस्पी थी। 2 दिन बाद अपना कमरा नसीब हुआ था, सो वो कमरे में आ गया और इत्मीनान से नहाकर बाहर निकला। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर गीले बाल रगड़ रहा था। इस दम दरवाज़ा खोलकर अनुषा दाखिल हुई। खुशबू का तेज़ भभका इसके नथनों से टकराया था। इसने घूम कर देखा। लहजा भर खैरा करने वाली चमक से आंखें टकराईं, गोया बिजली का कूंदा सा लपका था, आंखों पर भी और दिल पर भी। इसने घबराकर जल्दी से निगाहों का जाविया बदल लिया। सब्ज रंग की हाफ स्लीव्स की शर्ट में इसका मुनासिब सरापा बेहद नुमाया और होशरबा लग रहा था। गले की चौड़ाई और गहराई खासी थी। इसकी चमकदार गर्दन में नाजुक नगों वाला सेट जिगर जिगर करते हुए इसकी गर्दन के हुस्न को दुआशा कर रहा था। टिशू का दुपट्टा एक कंधे पर झूल रहा था और दूसरा किनारा सडूल रेशम जैसे बाजू के घेरे से निकला हुआ आगे की तरफ आया हुआ था, जिसके किनारों पर छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे। वो इसी किनारे को हाथ में झुलाती अंदर आ गई। यहाँ गहने रखे थे सिद्रा आपी के, देखे तो नहीं तुमने? वो इधर उधर देखते हुए ड्रेसिंग टेबल तक आई। दरवाज़ा नॉक करके आने में क्या कबाहत थी।
वो बेहद फुर्ती से शर्ट उठाकर पहनते कदरे खिफ्त और झंझलाहट के साथ बोला, मुझे भी शौक नहीं था तुम जैसे अपालू के सरापे को देखने का। वो मुंह फट तो थी ही, मगर इस हद तक नौबत का बहरहाल इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। बहरहाल मैं पसंद नहीं करता कि मेरे कमरे में कोई बिला दस्तक आए। वो तहम्मुल से बोला, यहाँ नहीं है कोई कहने बहने। वो समझ गया था। वो जानकर आई थी महज ये देखने कि वो बाहर क्यों नहीं आया। गहनों का तो बहाना था, सारी रस्में हो चुकी थीं और मोहतरमा को अब गहनों की याद आई थी। तुम्हें क्या पसंद है ज़रा ये बताओ, आज तक कि मैं तुम्हारी पसंद में ढल सकूं। वो इस तेजिया मुस्कुराहट के साथ इसके सामने आकर खड़ी हो गई, यूं कि ड्रेसिंग का शफाफ आईना इसकी पुश्त पर हो गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। अनुषा मैं ऐसी बदतमीज़ी पसंद नहीं करता। इसका जवाब देने लगा। वो खिलखिला पड़ी। तेज़ ब्राउन शेड की लिपस्टिक के दरमियान इसके मोतियों जैसे दांतों की कतार नुमायां हो गई। रुखसारों पर छोटा सा गढ़ा बेहद खुशनुमा दिखाई देने लगा। तुम मुझसे इतना घबराते क्यों हो गज़नफ़र? मैं बला तो नहीं हूँ कि चिमट जाऊंगी। वो ज़रा सा और करीब हुई। दुपट्टे का वो घुंघरू वाला किनारा इसके सीने पर मारकर खुमार भरे अंदाज में इसकी तरफ देखने लगी। वो दम बखुद रह गया। पेशानी यूं जल उठी जैसे अनुषा एहसान ने इसे जलते हुए शोलों में ही धकेल दिया हो। इसका हाथ पहलू में मचल कर रह गया, मगर चाहने के बावजूद ये हाथ उठाकर इसके चमकते मगर मकरूह चेहरे पर न मार सका। वो निगाहें इसके चेहरे से हटाकर पलटने लगा कि इसने एक खनकदार हंसी के साथ इसका बाजू पकड़ लिया। मेरे बुद्धू हो तुम तो। मैं तो तुम्हारा एतमाद बहाल करना चाहती हूँ। तुम्हें एक मुकम्मल और मजबूत मर्द के रूप में देखना चाहती हूँ, जो औरत से भागे नहीं बल्कि इसके करीब आकर इसे खौफजदा कर दे, इसका एतमाद रेजा रेजा कर दे, इसका सकून गारत कर दे। इसने झटके से अपना बाजू छुड़ाया था और कमरे से निकल गया। इसके मधुर हंसी ने दूर तक इसका पीछा किया था। इसके अल्फाज दहकते कोयलों की तरह इसके असाब पर पड़े थे और वह धड़ धड़ जलने लगा। दादी के कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। पहली बार गुस्से की शदीद लपेटें इसके अंदर से उठने लगीं। वो टहलने लगा, इधर उधर चक्कर लगाने लगा, फिर थक कर खुली खिड़की से बाहर देखने लगा, जहाँ रंगों बू का सैलाब था। हर तरफ कैकों की जलतरंग थी। फुल वॉल्यूम से सीडी प्लेयर पर गंदे और बेहुदा बोलों वाले इंडियन गाने बज रहे थे। मूवी की तेज लाइटें लड़कियों के चेहरों को चांद की तरह चमका रही थीं। लुढ़ी डालने वाली लड़कियों के गिर्द तो गोया लड़कों का ही जम गफीर था। इसके लब बेसाख्ता बींच गए। तो ये सब हरकतें बाएतमाद और भरपूर मर्द करते हैं। तुम्हारे ख्याल से इस तरह एतमाद बहाल होता है? वह दिल ही दिल में अनुषा से मुखातिब हुआ। नहीं अनुषा एहसान, यह एतमाद नहीं, मीडिया का बख्शा हुआ जहर है, जो हमारे जहनों में उतरकर दिलों को तारीक कर रहा है कि हमें अपने अतराफ फैलता हुआ अंधेरा और ईमान का घुटता हुआ नूर महसूस ही नहीं हो पा रहा। इसकी नज़रें अनुषा पर जा पड़ीं। वो ज़ुहैब के कैमरे की फ्लैश लाइट की जद में थी और मसनूई बरहमी का इजहार करते हुए इधर उधर भाग रही थी। फिर इसने ज़ुहैब के हाथ से कैमरा लेना चाहा, मगर इसका हाथ ज़ुहैब के हाथ में आ गया। ये मंजर न जाने क्यों इसे मजीद तपा गया। इसने झटके से खिड़की का पर्दा खींच लिया। ये सारे लड़के तुम्हारे लिए बहुत नहीं हैं क्या? बाएतमाद, निडर, बेखौफ। वो बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के चपके मारने लगा मुंह पर। बाहर से कमरे का दरवाज़ा किसी ने बजाया तो वो तौलिया उठाकर तेज़ी से बाहर आया और दरवाज़ा खोल दिया। छोटी पुप्पी की बेटी महविश कुछ डब्बे उठाए अंदर चली आई। इसे देखकर ज़रा सी हैरानी इसकी आंखों में झलकी। अरे आप क्यों अंदर बैठे हैं? इतना मज़ा आ रहा है बाहर। वो सारे डब्बे दादी के बेड पर तरतीब से रखते हुए बोली, फिर पलट कर बोली, ये सिद्रा आपी के ससुराल वाले लाए हैं। सारी चीज़ें आप देखें बहुत ज़बरदस्त हैं। बड़े दिल वाले मालूम होते हैं। तानिया आपी के ससुराल की तरह कंजूस नहीं है। वो एक डब्बा उठाकर इसकी तरफ बढ़ी कि इसने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। रहने दो, मैं भी देख ही लूँगा। चीज़ें भागी तो नहीं जा रहीं। चीज़ें तो नहीं, मगर आप भाग सकते हैं। वो हल्के से हंसकर बोली, मगर इसने जवाब नहीं दिया। पलट कर बाथरूम में तौलिया लटकाने लगा। गज़नी भाई ससुराल वाले तो जा चुके हैं। आप आना चाहें तो आ जाइएगा। बस घर की लड़कियां ही रह गई हैं, इनसे क्या शर्माना। वो वापस पलटते हुए बोली, तुम्हें तो पता है मैं घर की लड़कियों से भी कुछ दूर ही रहता हूँ। वो बाथरूम से बाहर निकलकर कतई बुरा माने बगैर बोला तो महविश मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही दूर रहते हैं। चलो यूं ही सही। वो हल्के से हंस दिया, मगर इसकी हंसी में इसकी आंखें इसका साथ न दे सकीं, बल्कि वो कुछ और सर्द सी हो गईं। अनुषा आपी कह रही थीं, सिद्रा आपी के बजाय गज़नी मायूं बैठे हैं और नूर भी हकीकतन इनके चेहरे पर आया है। तौबा, ये अनुषा आपी भी बड़े मज़े की बातें करती हैं। वो हंसती हुई कमरे से निकल गई, मगर इसके दिलो दिमाग में फिर वही आग भर गई जिसे इसने बड़ी मुश्किल से ठंडा किया था। शादी के रोज़ इसने महसूस किया
अनुषा ज़ुहैब से ज़्यादा इसकी नज़र में रहने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो जितना बचता वो इतना ही इसके सामने चली आती। शायद ये सब की मिली भगत थी या इसकी महज शरारत। वो इसे जज करके खूब मज़े लेती। शादी के रोज़ तो क्लब में इसके कॉलेज का पूरा मुंह फट ग्रुप भी शरीक था, सो वो कुछ और मोहतात हो गया था। वो तो यूं भी मखलूत पार्टियां अटेंड ही नहीं करता था, मगर अब बहन का मामला था, वो मजबूर था। मगर सारे वक्त अनुषा इसके लिए अजाब ही साबित हुई। हर लम्हे के साथ इससे नफरत बढ़ती जा रही थी। पहले इससे वो खौफ खाता था, मगर अब नफरत महसूस करने लगा था। वलीमे के रोज़ तो हद ही हो गई। जब सारी गाड़ियां भर भराकर होटल रवाना हो गई, वो आखिर में निकला और अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि वो ग्रिल खोलकर पोर्च में भाग कर आई। इंडियन स्टाइल की साड़ी बांधे, वो चूड़ियों से भरा हुआ हाथ जोर जोर से हिलाती इसे रुकने का इशारा कर रही थी। यह महारानी अब तक क्या कर रही थी? इसके हलक तक में करवाहट उतर गई। इसने फुट स्टैंड से पैर फर्श पर रखकर इसको देखा, मगर वो तो निहायत उजलत के आलम में बाइक की पिछली सीट पर धप से बैठ गई। वह दम बखुद रह गया। दिमाग झंझना उठा। दूसरे पल इसके वजूद के अंदर गोया तूफान उमड़ आया, जब इसके चूड़ियों से सजे सुबक और नरम मक्खन जैसे हाथों का घेरा अपनी कमर के गिर्द महसूस हुआ। इसे लगा जैसे दो सरसराते सांप इसके अतराफ लिपट गए हों। वो बल खाकर पलटा। सारी गाड़ियां चली गईं। अब तक क्या कर रही थी तुम? आराम फरमा रही थी। मुझे फिक्र जो नहीं थी, पता था तुम सबसे आखिर में जाओगे। ओहो, अब स्टार्ट करो, पता है हम बहुत लेट हो गए हैं। इसने हल्के से सांस ली, फिर पेशानी से पसीना पहुंचा और शीशे का रुख मोड़कर धीरे से बोला, जरा पीछे हटकर बैठो। कितना पीछे? इतनी सी तो बाइक है, कौन सी लैंड क्रूजर है? वो पीछे हटने के बजाय इसके बाइक स्टार्ट करने पर मजीद आगे खिसक आई। गजनफर के आसाब झुलस कर रह गए। इसके बाल उड़ उड़ कर इसके चेहरे और गर्दन पर सरसरा रहे थे, जो इसे बिच्छू के डंग की तरह महसूस हो रहे थे। अनुषा प्लीज पीछे हटकर बैठो, मैं आहिस्ता चलाऊंगा। इसने जैसे मिन्नत की। वो हंस पड़ी। ना बाबा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम सारे अगले पिछले बदले चुका ना दो आज। वो बेबसी और झुंझलाहट के मुश्तरका एहसास से दो चार था। बाइक फराटे से भगाने लगा। पता है मेरा क्या दिल कर रहा है गजनी? वो अचानक इसके कान के करीब मुंह करके एक ठंडी सांस भरकर बोली, हम दोनों होटल वलीमा अटेंड करने के बजाय यूं ही हवा के दोष पर सफ़र करते रहें, या फिर क्लिफ्टन जाएं और ठंडी रेत पर हाथ में हाथ दिए चलते रहें। आह मगर वो एक तवील ठंडी सांस भरकर जैसे तरहम अमेज अंदाज में इसकी पुश देखने लगी। इसने बाइक होटल के पार्किंग लॉट में एक झटके से रोकी थी। हाँ हाँ, मगर तुम क्या जानो? वो नीचे उतरकर इसके अर्क आलूद चेहरे की तरफ देखने लगी, फिर जोर से हंसी। तुम तो बड़े बुद्धू हो गजनफर, तुम क्या जानो ये सब बातें क्या होती हैं? वो तो कोई गदास दिल वाला ही जाने, तुम तो पत्थर हो। एक खनकदार हंसी के साथ इसने टिशू इसकी गोद में फेंक दिया। वो एक अदा से चलती लहराती पार्किंग लॉट से गुजरकर अंदर चली गई थी। वो अपनी अमजाद की इस हद तक इखलाकी पस्ती का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। कितनी देर ढीले बदन के साथ दिल गिरफ्तगी और रंज से इस बात का यकीन करता रहा कि वो ये सारी बकवास इसी से करके गई है। एकदम इसे अपनी कनपटियों की रगें खिंचती महसूस होने लगीं। बाइक के स्टैंड पर लात मारी और स्टार्ट करके तेज़ी से पार्किंग लॉट से बाहर निकल कर ले गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अनुषा ने शोशा छोड़ रखा था। सब हाय वाय कर रही थीं। रात अम्मी और दादी ने गजनफर को खूब खरी खरी सुनाई थी कि वलीमे में शिरकत क्यों ना की। इस हद तक तो वो बर्दाश्त कर गया, मगर अब नाश्ते पर इसी को मौजू बनाया गया था। वो कोफ में मुब्तला होकर बिना नाश्ता किए सिर्फ चाय का मग उठाकर लाउंज में जाकर बैठ गया। हैरत है, इसने तुम्हें बाइक पर बिठा कैसे लिया? नायला आंखें टेढ़ी करके पहले गजनफर को फिर इसे देखने लगी। होंठों के गोशों में दबी दबी मुस्कान थी। बिठा तो लिया, मगर बेचारा पिघल पिघल कर पानी हो गया। इसकी आवाज़ में तमस्खराना हंसी भी शामिल थी। तुम भी अनुषा पूरी शैतान हो। राबिया जैम लगाते लगाते छुरी इसके हाथ पर मारकर हंस पड़ी। लगता है गजनी को इस घर से भागना ही पड़ेगा, कहीं और अमान लेनी पड़ेगी। हाँ, मस्जिद में, किसी ने हल्के से कहा और गोया हंसी का तूफान उमड़ आया। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर चची ने गजनफर भाई की शादी की तो इनकी बीवी का क्या हशर होगा। वाह महविश, क्या बात कही तुमने, बड़ी दूर की सूझी तुम्हें। अनुषा का चेहरा दमकने लगा। चाय का मग उठाते हुए बोली, क्या हो गया? पता है शादी के रोज़ गजनी घूंघट निकाल कर बैठ जाएगा, और जो दुल्हन बेचारी असखुद करीब आई तो शर्म से करण खाकर कहेगा, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मारे लाश के कट रहा हूँ। ओ नोशी, किस कदर बदतमीज़ है तू। नायला का मुंह मारे हंसी के बंद नहीं हो रहा था। इन सब की ज़ुबानें इतनी ही बेबाक थीं। ये सब इंडियन मूवीज़ देखते रहने का नतीजा था कि फजूल और लचर गुफ्तगू इनकी ज़िंदगियों में इस तरह दर आती थी कि इन्हें एहसास ही नहीं था
कि वो फहश गुफ्तगू करने के गुनाह के मर्तकब हो रही हैं। सुनो फिर तो बड़ा बुरा होगा जुनैरा के साथ। मोमानी जान तो तानिया आपी की नंद जुनैरा पर नजरें लगाए बैठी हैं, मुमकिना बहू के रूप में देखती और तोलती रहती हैं। महविश ने गोया इंकशाफ किया था। हाय बेचारी जुनैरा, उम्र भर मियाँ की पेशानी से पसीना ही पोंछती रहेगी। अनुषा की बात पर ज़बरदस्त कहका पड़ा। वो मज़ीद गुलअफशानी करती। दादी और बड़ी चच्ची के आ जाने पर वो सब किसी हद तक आपे में आ गई। अलबत्ता दबी दबी हंसी सबके लबों पर खेलती रही। गोया सब इन जुमलों की लज्जत अब तक महसूस करके महजूज हो रही थीं। इसके अज़ाब बुरी तरह चटखे थे। चाय की सारी भाप इसे अपनी आंखों से उतरती महसूस हो रही थी। वो नहायत खामोशी से अपने कमरे में आ गया था और शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी और बाथरूम में जाकर कितनी देर शावर लेता रहा, मगर जिन शोलों में अनुषा एहसान इसे धकेल गई थी, इससे वो निकल ही ना पा रहा था। ये ठंडे छींटे इस दहकती आग पर कोई मायने नहीं रखते थे। ये पानी से बुझ जाने वाली आग नहीं थी। सारी रात इसने इसी आग को ठंडा करने में गुजारी थी। सुबह फिर से इन शोलों में वो तेल छिड़क गई थी। वो बाथरूम से बाहर आया तो इसे अपने तपते हुए रुखसारों पर खुनकी का एहसास हुआ। इसने एसी फुल कर दिया और कुर्सी पर गिर गया। अपने अंदर के तूफान को बड़ी मुश्किल से दबाया था। अब वो दुख और रंज के एहसास से निकल कर कुछ और सोच रहा था। इस वक्त इसकी खुशनुमा आंखें सुलगती सी दिखाई दे रही थीं। पुरसुकून होने के लिए इसने आंखें मूंद लीं। रात के खाने पर वो टेबल पर अनुषा के सामने वाली कुर्सी पर बैठा तो दिल की गहराइयों में एक हिजान बरपा था, मगर चेहरे पर बरहमी, कशीदगी या नागवारी की हल्की सी लकीर भी नजर न आ रही थी। वो किसी समंदर की माने दिखाई दे रहा था, पुरसुकून सता मगर अंदर तह में तूफान। खाने के बाद वो लाउंज में आकर सबके दरमियान बैठने के बजाय बाहर निकल गया। खासी रात गए वो लौटा था। बड़ा सा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था। लॉन के हल्के बल्ब रोशन थे। वो ग्रिल खोलकर अंदर आया और लॉबी में रखे फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर इसे एक सांस में चढ़ा गया। खाली बोतल डाइनिंग टेबल पर ही पटक दी और चलता हुआ किनारे वाले दरवाजे के पास रुक गया। दफातन इसे अपने आसाब खींचे हुए महसूस होने लगे। तलखी, नफरत, गुस्से ने इस पर गलबा कर लिया। इसकी रगों में दौड़ता हुआ लहू भी जैसे कड़वा हो गया। इसने लॉक हल्के से घुमाया और कमरे में दाखिल हो गया। मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी, जो लैम्प की थी। वो बेड पर चुत लेटी हल्की आवाज़ में म्यूज़िक सुन रही थी। आहट पर इसने चौंक कर देखा। गज़नफ़र को देखकर इसे शदीद किस्म की हैरत का झटका लगा। ढीले से अबा-नुमा लिबास में खुले बालों के साथ नींद भरी आंखों से इसने गज़नफ़र को बेयकीनी के आलम में देखा, जिसने जवाबन हल्की मुस्कुराहट उछाली थी, लेकिन इसकी आंखों में अजीब कैफियत थी। वो बेहद सर्द लग रही थी। फिर इसने दरवाजे का लॉक खट से दबा दिया। खैरियत, इतनी रात गए कोई काम था क्या? सटपटाकर तकिया बाजू के घेरे से निकालकर उठकर बैठ गई। हाँ, बहुत ज़रूरी। मेरी ज़िंदगी और मौत का मामला है। वो इसी सर्द आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ इसके बेड पर आकर बैठ गया। इसकी निगाहें इसके चेहरे पर टिकी थीं। अनुषा को एकदम यूं लगा जैसे इसके दिल को किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। इसकी रगों में सनसनाहट होने लगी। वो आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। इसके देखने का अंदाज ऐसा था कि इसकी पेशानी से पसीना फूट निकला। कहो क्या काम है? इसने हाथ बढ़ाकर लैंप का बड़ा बल्ब रोशन करना चाहा कि इसने बिजली की तेज़ी से इसके हाथ को झटका दिया। यह हमला इस कदर अचानक था। इसका हाथ लैंप से टकराया और लैंप एक झनाके से ज़मीन पर गिर गया। कमरा यकलक तारीकी में डूब गया। इसके साथ ही एक खौफ की सर्द लहर अनुषा के बदन में सरायत करने लगी। गज़नफ़र का क्या चाहते हो तुम? इसकी आवाज़ उभरी, मगर ऐसी जैसे धीमी रोशनी की तरह, जो साए के डर से लरसती हुई मालूम हो। दूसरे पल इसकी चीख का गला गज़नफ़र के मजबूत हाथ ने घोंट दिया। वो इसकी गिरफ्त में बिल्कुल साकित व सामित रह गई। तुम चाहती थी ना कि मैं खुद से तुम्हारे करीब आऊँ, इतना करीब कि तुम्हें खौफज़दा कर दूँ। तुम मुझे एक मर्द के रूप में देखना चाहती थी ना? इसकी भारी सरगोशी इसकी समात में बिरछी की तरह उतर कर इसकी रूह को छेद गई। मुज़म्मत की सारी कोशिशें बेदम हो गईं। कभी भी मर्द को नहीं छेड़ते अनुषा एहसान। मर्द चाबी का खिलौना नहीं होता कि इधर चाबी भर दी और मज़े ले ले के तमाशा देखो। ये तो ऐसा आतिशगीर मादा होता है जो खुला हुआ हो तब भी नुकसानदेह और डब्बों में बंद हो तब भी इतना ही ख़तरनाक। तुम इसे खेलने चली थीं। बहुत नादान हो नौशी, बहुत नादान। इसकी हंसी में सांप की फंकारें थीं। खौफ और दहशत ने इसे अधमुआ कर दिया। वो एक आतिशफ़िशां बनकर फटा था कि इसके सामने तो बड़े बड़े दरख्त भी तड़क कर गुम हो जाते हैं। इसकी मिन्नत समाजत तो इस लम्हे नन्हे नन्हे पौधे महसूस हो रही थी, बल्कि इसका गिड़गिड़ाना, रोना, मचलना इसके उबाल को तेज़ कर रहा था।
कदम कदम पर आहानत का एहसास ही था जो आज आतिशफशां बन गया था। और इस आतिशफशां के ढक्कन को अनुषा नहीं खोला था, मगर इस वक्त वो नहीं जानती थी कि इसके अंदर उबलने वाला लावा इसे ही झुलसा देगा। औरत वाकई इतना बुरा नशा भी नहीं है कि फिर होश में ही ना आ सकूं। जाते जाते वो इसके लफ्ज़ों का तीर इसी पर बरसा गया। दरवाज़ा पूरी ताकत से खुला और बंद हुआ, मगर वो यूं ही बेहिस व हरकत बैठी रही। इसकी रूह पर ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे मैदान जंग के बाद हारे हुए लश्कर पर होता है। सुबह नमूदार हो चुकी थी, हमेशा जैसी ही सुबह थी, मगर अनुषा के लिए यास की गहरी तारीकियां ले आई। रात भर रोने के बाद जिस्म सुबह बुखार से फिनक रहा था। जहन इस आसाब शिकन एहसास से दो चार था। इसके सर में ऐसी धमाधम हो रही थी और वहशी दर्द अंदर कासे से टकरा रहा था। आह, दर्द का एक समंदर था जिसकी तूफानी मौजें यालगाल कर रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि इसने उठने की कोशिश की तो सर वहीं पड़ा रह जाएगा। सबसे पहले सिद्रा ने ही झांका था। वो सुबह आई थी, मगर अनुषा को नाश्ते की मेज़ पर ना देखकर इससे मिलने को बेताब सी होकर इसके कमरे में चली आई। मगर इसे बेड पर यूं बेहालों देखकर इसे झटका लगा। ज़रा सा छुआ तो लगा हाथ दहकती अंगीठी पर जा पड़ा हो। वो उल्टे कदमों बाहर आई और तेज़ तेज़ आवाज़ में सबको पुकारने लगी। एकदम एक अफरा तफरी मच गई। रात तक हंसती खिलखिलाती अनुषा को बुखार में नीम बेहोश देखकर सबकी जान ही निकल गई। छोटी चच्ची ने अपनी सहेली को फ़ोन कर दिया। कुछ बंगले छोड़कर ही इनका घर और क्लिनिक था। चच्ची के फ़ोन पर दौड़ आईं, अनुषा को चेक किया, इसे इंजेक्शन लगाकर कमरे से बाहर आईं तो चेहरे पर तफकरात के तासुरात थे। इन्होंने सब पर एक तायराना निगाह डालकर सर हिला दिया, जैसे मुतमईन करना चाह रही हों। सब ठीक है, इसे बस आराम करने दिया जाए। ये कहकर उन्होंने चच्ची को कोई इशारा किया, जिस पर अम्मी इन्हें फ़ौरन ड्राइंग रूम में ले आईं। खैरियत तो है ना आयशा, कोई तशवीश की बात तो नहीं? चची तशवीश के आलम में दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर आयशा की तरफ चली आईं। ये होश में आ जाए तो तुम इसे गाड़ी में लेकर मेरे क्लिनिक चली आना, वहीं पर बेहतर तौर पर चेकअप हो सकेगा। यूं भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वो शायद कुछ कहने का इरादा मुलतवी करके सोफे पर बैठते बैठते फिर खड़ी हो गईं। क्या मतलब? नहीं, तुम कहो ना। क्या कहूँ? वो हंस दीं, फिर इनके कंधे पर हाथ रखकर बोलीं, डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है। शक और खदशात तो यूं भी हमारे साथ साथ होते हैं। ओके, मुझे देर हो रही है, तुम कल ले आना इसे। वो कमरे से बाहर चली गईं। चची कमरे से बाहर आईं तो दादी ने इस्तफसार करती निगाहों से इन्हें देखा, बल्कि सबकी नज़रें ही इन पर थीं। तब डॉक्टर नाइमा ने ही सबको मुतमईन कर दिया। खुदा जाने बैठे बिठाए क्या हो गया मेरी बच्ची को, मुझे तो लगता है नज़र खा गई किसी के वलीमे के रोज़। लग भी तो बहुत प्यारी रही थी। दादी इसके बेड पर बैठकर इसका सर सहलाने लगीं। हाँ, मुझे तो कुछ यही लगता है। सदा की वहमी सिद्रा ने भी तायद में सर हिला दिया। सिद्रा, ज़रा गजनी से कहो ये दवाइयाँ ले आए। चची ने नाइमा का दिया हुआ पर्चा सिद्रा को दिया, जिसे लेकर वो कमरे से बाहर चली आई। वो फ्रिज के पास खड़ा था। 7 अप का टिन खोलते हुए सिद्रा को देखा। क्या बात है? ये कुछ मेडिसिन है, तुम ले आओ प्लीज़। वो हिचकिचा गई, मगर इस वक्त गजनफर के अलावा और कोई मर्द मौजूद नहीं था। इसने खामोशी से टिन मुंह से लगाकर एक बड़ा सा घूंट भरते हुए पर्चा इसके हाथ से ले लिया और इस पर सरसरी नजरें डालता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। 2-4 बड़े बड़े घूंट भरकर खाली टिन इसने वहीं क्यारी में फेंका और जेब से बाइक की चाबी निकालकर एक नज़र दोबारा पर्चे पर डाली और तमस्खराना अंदाज में हंस पड़ा। अब किसी तरह की मेडिसिन इसका इलाज नहीं है, कोई दवाई इसे ठीक नहीं कर सकती। पर्चे के कई टुकड़े करके इसने हवा में उछाल दिए। आग से खेल रही थी तुम, जलना तो था ही। वो बाइक सड़कों पर भगाने लगा। 2 दिन में ही वो बरसों की बीमार नजर आने लगी थी। खानदान भर के अफराद फर्दन फर्दन इसकी मिजाज पुरसी को आए थे और खासे शॉक्ड होकर रह गए थे। किस तरह बुखार ने इसकी यह हालत कर दी है। छोटी चची इसकी मिन्नतें कर करके थक गईं कि वो नाइमा शकील के हॉस्पिटल चले, इनके साथ वो इसका प्रॉपर चेकअप करें, मगर वो तो कमरे तक से निकलने को तैयार नहीं थी, बल्कि चीखों पुकार मचाकर सबको कमरे से बाहर निकाल देती और कमरा बंद करके पड़ी छत को घूरती रहती। रो रो कर भी थक गई थी। अब तो वो अपनी शिकस्तगी और इस कचौके के एहसास से निढाल बस पड़ी रहती। इसके अंदर बर्फ की सी यक बस्तगी फैल गई थी। सारे एहसास जैसे बर्फजार का रूप धार चुके थे। वो पूरे 3 दिन बाद इसे देख रहा था। इसके कमरे में आया था। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर धूप की शिद्दत को महसूस कर रही थी। चेहरे पर ऐसी वीरानियां थीं कि इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की याद आ गई। शायद ऐसा सन्नाटा और ऐसी हैबतनाक वीरानी तो वहाँ भी नहीं होगी। बस एक लहजे दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई चीज़ महसूसने लगी, मगर दूसरे पल नफरत अमेज़ एहसास दिल के किसी गोशे से उभर कर इसके चेहरे को मुतमईन कर गया। एक तमानियत इसकी रग रग में सरायत करने लगी,
घर के फ़र्द होने के नाते तो मुझे भी अयादत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था ना। वो अंदर आ गया। वो इसकी आवाज़ पर पलटी और कितनी देर इसकी तरफ देखती रही। फिर धीरे धीरे इसकी आंखें सुलगने लगीं और जैसे इनमें खून उतर आया। यू बास्टर्ड, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कमीने जलील इंसान। वो नफरत के एहसास के साथ इसकी तरफ बढ़ी और बेड से तकिया उठाकर इसकी तरफ फेंका। गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारा मकरू चेहरा भी देखना नहीं चाहती। वो तकिए का बार खाली देखकर भिपर कर इसकी तरफ झपटी। अनुषा, ये क्या बदतमीजी है? दादी दरमियान में आ गईं। चची भी गुस्से से बेटी को घूरने लगीं। तुम्हारी बीमारी में इसका क्या कसूर? इसे कहीं चला जाए, ये मेरे कमरे से दफा हो जाए यहाँ से। बेबसी और बेचारगी के एहसास ने इसे रुला दिया। मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्लीज़ प्लीज़ अनुषा, टेंस मत हो, मैं चला जाता हूँ। वह सादतमंदी से सर झुकाकर बाहर निकल गया। चची बेचारी शर्मिंदगी महसूस करके रह गई। बड़ी चची दरवाजे पर ही खड़ी थी। इनके बेटे के साथ अनुषा का ये रवैया कम से कम इनकी बर्दाश्त का इम्तहान ही था। ताहम वो सब्र का घूंट पीकर खामोशी से उल्टे पैरों लौट गईं। सारी दुनिया बीमार होती है, कहीं कहीं बीमारियां जान को लगती हैं, मगर कोई यूं तुम्हारी तरह मुंह लपेट कर नहीं बैठ जाता। सातवें आसमान पर दिमाग रहता है। चची इस पर बिगड़ने लगी। नईमा 10 फोन कर चुकी हैं कि इसे मेरे पास ले आओ। अब सब नौकर तो नहीं लगे हैं ना हमारे के घर आए इस महारानी के लिए। वो चुपचाप माँ की फिटकार सुनती रही। मुश्किल अपने अंदर की आग को ठंडा किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मगर जिसके अंदर ही बहुत हब्स हो, बहुत हिद्दत हो, सख्त धूप उतर आई हो, तो कोई छाँव भी कैसे छाँव बने। वो लॉन में पागलों की तरह घूमती रहती। इसे पता था वो बैठा अपने कमरे में फाइनल के एग्ज़ाम की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से कर रहा होगा। वो चलते चलते इस गोशे की तरफ आ गई जहाँ इसके कमरे की खिड़की खुलती थी। इसने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। वो जूतों समेत बेड पर दराज था और आंखों पर बाजू रखे हुए थे। नफरत का एक तेज रेला इसके अंदर से उठा। धमाके से खिड़की का पट बंद किया। नाजुक सा शीशा इस हमले की ताब न लाकर छनाके से फ्रेम से निकलकर क्यारी में गिरा और छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर गया। वो भागती हुई इस हिस्से से चली गई। इसकी रोज बरोज गिरती हालत ने चच्ची को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो एक औरत थी और फिर एक माँ। इनकी निगाहें हर आन हर लम्हा इस पर रहने लगी थीं और एक रोज़ इसे बेतहाशा उल्टियाँ करते देखकर वो इसके सर पर आन खड़ी हुई। नौशी, तौलिए से इसे मुंह पोंछता देखकर उन्होंने इसका रुख यकदम अपनी तरफ कर दिया और इसे कुछ ऐसी मशकूक नज़रों से देखने लगीं कि इसकी पलकें लरस कर झुक गईं और झुकने वाली इन पलकों ने चच्ची के वजूद पर ऐसा भ्रष्ट मारा कि वो कितनी देर तो कुछ बोलने के काबिल ही न रहीं। इसने पसमर्दगी के साथ सर झुकाकर अपना जुर्म मान लिया कि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अनुषा, तू तू इस हद तक पस्ती में उतर जाएगी? तू? एक चीख इनके लबों से आज़ाद हो गई। इनकी ममता ठंडी पड़ गई। गरम गरम शोलों की लपेट में आकर इसे पकड़कर दीवार से लगा दिया। किस खबीस के साथ मुंह काला किया है तूने? कौन है वो मरदूद? खून पी जाऊंगी मैं इसका भी और तेरा भी। बता बता, मुझे नाम बता इसका। यकायक इनका हाथ उठा और इसके चेहरे जिस्म हर जगह तवातर से पड़ने लगा। वो यूं ही दीवार से लगी इनकी मार खाती रही। आज़ादियाँ देने का ये मतलब था कि तूने माँ बाप की इज्जत पैरों की धूल बना दी, कंकर मिट्टी कर दी तूने जलील लड़की। तुझे मेरे सफ़ेद बालों का ख्याल ना आया? बता कौन है वो कमीना जिसके साथ मिलकर तूने हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। ये शोर सुनकर सब हवास बाख्ता भागे चले आए थे। चाचा जान ने आगे आकर दीवानावार अनुषा को मारती चच्ची का हाथ पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे, आज मैं इसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। वो शोहर की मुदाखलत पर चिल्लाईं। दादी, सिद्रा, बड़ी चची सब सन्नाटे का शिकार थे। सबकी नज़रें अनुषा पर जमी थीं। तासुफ और दुख की लहर ने दादी को वहीं खड़े खड़े गोया काट डाला। सिद्रा ने इन्हें सहारा देकर संभाला था। चाचा जान को भी मामले की गहराई का एहसास हुआ। मामले की नोयत का पता चला तो इनकी गिरफ्त बीवी पर ढीली पड़ गई। उन्होंने बेटी की तरफ बेयकीनी से देखा। दूसरे पल इनकी आंखों में खून उतर आया। जबड़े बीज बीज गए। पेशानी से पसीना फूट निकला। वो पलटकर बड़े बड़े कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। बता कौन है वो कमीना? नाम बता इसका। कॉलेज में पढ़ता है तुम्हारे साथ क्या? चची फिर इसी गुस्से के आलम में इस पर झपटी। तब पहली बार इसमें जुनबिश हुई और दरवाजे की तरफ देखा जहां सिद्रा दादी को थामे खड़ी थी और दरवाजे से बाहर गजनफर दिखाई दिया। इसने उंगली उठाकर गजनफर की तरफ इशारा किया। वो है मुजरिम, वो है जिम्मेदार, इसके साथ मुंह काला किया है मैंने। लम्हा भर कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो शायद हवा से महरूम चांद पर होता होगा। सबकी नज़रें बेयकीनी से गजनफर की तरफ उठीं और गजनफर कुछ कहता कि बड़ी चची आगे आईं और एक जन्नाटेदार धप्पड़ अनुषा के मुंह पर जड़ दिया। बेगैरत, बेहया, मेरे मासूम पाकबाज बच्चे पर इतना रकीक इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म ना आई? वो तो तेरे साए से भी दूर रहता है।
तेरे नजस वजूद को वो क्यों छुएगा? जिसके साथ मुंह काला किया है इसका नाम तो तू छुपाएगी ही ना। अपने बेटे पर लगा हुआ इल्ज़ाम बड़ी चची के ज़ब्त को पारा पारा कर गया। वो फिर दादी की तरफ पलटी। अम्मा, आज तक मैं खामोश रही हूँ। इसकी जायज़ नाजायज़ बातों को मजाक समझकर टालती रही हूँ। मेरे बच्चे को ये मजाक का निशाना बनाती मैं नज़रअंदाज करती रही, मगर अब ये इस हद तक नीच पने का सबूत देगी, किसी की गंदगी मेरे बच्चे के साथ थोपेगी। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। अम्मी, आप बाहर चलें। गज़नफ़र ने अंदर आकर माँ को जल्दी से थामना चाहा, मगर वो गुस्से में इस कदर थीं कि इसके हाथ झटक दिए। नहीं गज़नी, बर्दाश्त की भी हद होती है। पता है इसने तुम पर क्या इल्ज़ाम लगाया है? अम्मी, महज उंगली उठा देने से मैं मुजरिम तो नहीं हो गया ना। मेरी पाकीज़गी और पारसाई की आप ही नहीं ख़ानदान का बच्चा बच्चा गवाह है। फिर मुझे और आपको लजने की क्या ज़रूरत है? इसने निहायत इत्मीनान से ठहरे हुए लहजे में कहते हुए अनुषा पर नज़र डाली, जो दर्द से फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। एहतजाज की पुरजोर लहर इसके अंदर से उठी, मगर अंदर ही दम तोड़ गई। दादी ने अपनी जगह से उठकर बड़ी चच्ची के कंधे को हल्का सा सहलाया। हाँ फ़ायज़ा, इसने बड़ी ओछी हरकत की है, मगर चांद पर थूकने से अपना थूका खुद मुंह पर आता है। ग़ज़नी तो ऐसा पाकीज़ा और फरिश्ता सिफ्त है कि इस पर उठी उंगलियां ज़्यादा देर उठी नहीं रह सकतीं। उन्होंने ये कहते हुए बेहद आज़रदगी और दुख के एहसास के साथ अनुषा को देखा। ये तो खुद इसकी पारसाई की गवाह है, मगर इसने मेरे बच्चे को बेज़ुबान समझकर ये इल्ज़ाम लगाया है। बड़े अफसोस की बात है नौशी, तुम दोहरे जुर्म की मर्तकब हो रही हो। दादी के लहजे ही में नहीं, आंखों में भी मलामत थी। वो एकदम ही बेहद ज़ईफ़ और निढाल नज़र आने लगी थीं। तुमने अपने माँ बाप के बेजा लाड प्यार और आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाया, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। काश तुझे ये सब करते हुए मौत आ जाती। दादी लरजने लगी। गज़नफ़र ने इन्हें जल्दी से थाम लिया और अनुषा पर निगाह डाली। वो जिस ज़हनी आज़ार और अजियत के सहरा से गुजर रही थी, इसका अंदाज़ा इसके चेहरे से हो रहा था। इसकी आंखों में गज़नफ़र के लिए नफ़रत की लहर साफ देखी जा सकती थी। फिर एकदम वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी और रोते रोते फर्श पर बैठ गई। पता नहीं अपनी शिकस्त रुला रही थी या गज़नफ़र की फ़तह इससे देखी न गई। आज वो मुजरिम होते हुए भी सुरखरू था, तो ये इसकी अपनी पारसाई और इतने बरसों की नेकनामी का समर था, या इसकी फाश गलतियों का खमियाजा आज भुगत रही थी। मगर गज़नफ़र के लिए आज गोया फ़तह का दिन था। इसे यही पारसाई जो अनुषा एहसान की तज़दीक से गाली की तरह लगती थी, आज मोतबर कर गई थी। इसकी पारसाई का ढंढोरा भी तो अनुषा ने ही पीटा था। वो इसे रोता हुआ देखता रहा, फिर कमरे से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता सब कमरा छोड़ गए। सिर्फ सिदरा रह गई, जो उसके करीब आकर बैठ गई। नौशी, तू गज़नफ़र के साथ फिर ज्यादती कर गई। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर तुमने इस घर के मकीनों के दिलों में दरार डाल दी है। वो मुजरिम है, वही मेरी इज्जत का लुटेरा है, फिर क्यों मैं इसे इल्ज़ाम न दूँ? वो चिल्लाई तो सिदरा ने मुतासिफाना सांस भरकर इसे देखा, फिर उठते हुए बोली, नौशी, तुझे अपने इस किए पर नदामत नहीं है जो तू दूसरा गुनाह करने चली है? खुदा के लिए अम्मी को इसका नाम बता दो जिस पर तुम पर्दा डाल रही हो, ताकि कोई बेहतर फैसला हो सके। चली जाओ, मैं कह रही हूँ, दफ़ा हो जाओ। मुझे तन्हा छोड़ दो। आई से गेट लॉस्ट। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई, फिर घुटनों में सर देकर बुलक बिलक कर रोने लगी। घर की फिजा सख्त बोझल हो गई थी। बात छुपने की नहीं थी, खानदान भर में फैल गई, और जिसने सुना अंगेश बदना रह गया। किसी ने चचा जान और चच्ची को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, जिन्होंने अनुषा को बेजा आज़ादियाँ दे रखी थीं। किसी ने डिश कल्चर को। अनुषा की बेबाक फितरत से तो सभी आगाह थे, मगर वो इज्जत की यूं धज्जियां बिखेर देगी कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। चाचा जान घर से रूठ कर चले गए थे। इनका कहना था अनुषा इस घर में रहेगी या वो रहेंगे। घर का माहौल सख्त मुतासर हो रहा था। कैसे में गज़नफ़र ने अपनी खिदमात पेश कर दी। जाने इसने बड़ी चच्ची को कैसे राज़ी किया था। वो महर बलब हो गई थीं। शायद गज़नफ़र के इस फैसले पर बुरी तरह हर्ट हो गई थीं, सो चुप साध ली थी। जिसने सुना गज़नफ़र की वसत कल्बी को सराहने लगा, इसकी शराफत और बड़ेपन की दिल खोलकर तारीफ़ें की, और यूं वो यकदम ही ख़ानदान में हीरो बन गया। अनुषा लाख साल पटकती रह गई कि वो इससे हरगिज़ शादी नहीं करेगी। जहर खा लेगी या किसी दारुल अमान चली जाएगी, मगर इस फरेबी से शादी नहीं करेगी। अब के चचा जान ने इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। इनका कहना था ये तो गज़नफ़र की बड़ाई है कि वो आंखों देखी मक्खी निगल रहा है। वो बेबसी और बेचारगी अमेज़ कर्ब से रेत की दीवार की तरह ढह गई। मामला दबाने के लिए ये सारा कुछ महदूद पैमाने पर और बहुत जल्दी किया गया। वो अजियत का जो सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची थी, इसका दिल ही जानता था। मुझे बहुत अफसोस है कि ज़ुहैब ने तुम्हें रद्द कर दिया। हालांकि चाहने वालों की तो खामियां भी खंदा पेशानी से कबूल करनी चाहिए। मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे करने वाला ज़ुहैब तो बहुत आम सा मर्द निकला।
इसने कमरे का चक्कर लगाते हुए ज़रा देर ठहर कर इसकी तरफ देखा, जो सादा से सूट में किसी पत्थर के बुत की तरह पलंग के ऊंचे पुश्ते से लग कर बैठी थी। बस इसकी सांसों की आमदोरफ्त से ही पता चल रहा था वो जिंदा है। भला हवस और मोहब्बत में फिर फ़र्क ही क्या रह जाए कि जिसे आप चाहते हो इसे इसकी खूबियों और तमाम तर खामियों समेत कबूल ना करें। मोहब्बत में दिल इतना सिमट कैसे जाता है, हालांकि तंग दिल और तंग नज़र लोग तो सिरे से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। ये तो खुले जहन खुले दिल के लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। फिर वो हंस रहा था। पता नहीं इस पर हंस रहा था या ज़ुहैब की तंग नज़री पर तासुफ कर रहा था। फिर चलता हुआ बेड के सिरहाने आया और इसका बगौर जायज़ा लिया। फिर चश्मा उतारकर साइड पर रखा और इसके नज़दीक आकर बैठ गया। पहली बार इसमें जुनबिश हुई। रुख मोड़कर इसने तेज़ निगाह से इसे देखा। इतने करीब देखकर इसके अंदर से गुस्से और नफरत का उबाल उठा और कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर करने लगा, मगर अपनी बेबसी पर वो फड़फड़ा कर रह गई। ताहम नफरत से इसने पूरे जोर से इसके मुंह पर थूक दिया। वो इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। सन्नाटे में रह गया। तुम फरिश्ता नहीं शैतान हो शैतान। ये चोला तो तुमने यूं ही पहन रखा है। तुम खुश होकर ख़ानदान भर में हीरो बन गए हो, मगर कोई नहीं जानता कि अंदर से तुम कितने खलीस हो। वो कब का रुका हुआ लावा बहा बैठी, मगर वो बेहद तहम्मुल से जेब से रुमाल निकाल कर चेहरा पोंछने लगा। फिर हल्के से मुस्कुराया। मैंने कभी खुद को फरिश्ता नहीं कहा, कभी अपनी पारसाई का ढंढोरा नहीं पीटा। मैं तो बस अपनी आदत और फितरत के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर कर रहा था। फरिश्ता तो लोगों की नज़र में मुझे तुमने बना दिया। मेरी पारसाई को कॉलेज और ख़ानदान भर में तुमने ही मौजू बना रखा था, वगरना मेरे नज़दीक तो ये महज मेरी आदतें थीं। वो लहजा भर रुका, फिर एक गहरी सांस भरकर इसके चेहरे से निगाहें हटाकर सामने दीवार पर जमा दी। मैं कमज़ोर बशर था अनुषा एहसान। मेरे अंदर के शैतान को तुमने ही जगाया। शैतान तो अज़ली दुश्मन है इंसान का। बाबा आदम को भी वरगलाने से बाज नहीं रहा। इन्हें जन्नत से बेदखल करवाया। फिर सोचो मेरी बिसात क्या थी। मैं तो आदम के पैरों की खाक की भी खाक नहीं था। मुझ पर गलबा पाना तो शैतान के लिए बहुत आसान था। मैं तुमसे नहीं शैतान से दूर रहता था, अपने नफ्स से खौफजदा रहता था, मगर तुमने शैतान को मुझ पर खुला छोड़ दिया। मेरे गुस्से और नफरत ने मुझे कमज़ोर कर दिया और यूं मैं एक बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा। वो रुका और एक कर्ब और अजियत के एहसास से लब बीन कर इसे सुलगती नज़रों से देखने लगा। यकदम जैसे इसके अंदर गुस्से का उबाल उठा था। इसने इसका बाजू झटके से खींचा तो वह तवाज़ुन न रख सकी और इसके कंधे से आ लगी और इसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। तुम्हारा ख्याल है मैंने ये सब हीरो बनने के लिए किया है? तुमसे शादी करना मेरा कोई ख्वाब नहीं था। वो इसकी गिरफ्त से निकलने को मचली। आहनत के एहसास ने इसे झुलसा दिया। नहीं अनुषा, ये सब मैंने सिर्फ अजाला के तौर पर किया है। जो गुनाह मुझसे शैतान ने गलबा पाकर नफरत और गुस्से से करवा दिया, मुझे जन्नत से एक बार फिर महरूम करने की कोशिश की, इस गुनाह को धोने की कोशिश की है। वगरना तुमसे शादी, हाँ। वह ऐसी तहकीर से हंसा कि वो अजियत में गिरफ्तार होकर तड़पने लगी। मेरे नज़दीक महज जिस्मों का मिलाप रफ़ाकत नहीं कहलाती। रफ़ाकत में आदमी हमजान शामिल ना हो तो वह शराब है। मैं अपने जज्बे, अपनी वारफिदगियाँ, अपनी शेफ्तगी मताए की तरह अपने पास महफूज रखता हूँ। ज़िंदगी कोई सराय नहीं है कि कोई आए ले जाए। मेरी आइडियल इंडियन मूवीज़ की दिलदादा कोई लड़की नहीं है। शाहरुख पर मरने वाली और लिचर अदाकारों की तरह अदाएँ दिखाने वाली लड़की नहीं हो सकती। ये कहते हुए इसने हिकारत से इसे देखा और धकेल कर बेड से उतर गया। ऐसी तो हर कदम पर मिल जाती हैं। ऐसी तो महज लम्हात रंगीन करने के लिए भी बहुत हैं। नहीं, मेरे पाकीज़ा जज्बे अपनी नस्वानियत से हर आंख को सिराब करने वाली लड़की के लिए नहीं हो सकते, बल्कि एक पाकीज़ा सोच और अपनी नस्वानियत के मगरूर एहसास के साथ इसकी किसी मताए की तरह हिफाजत करने वाली लड़की के लिए हैं। सुनो अनुषा, औरत की मिसाल फ़िज़ाओं में लहराती हुई पतंग की सी है, जो साफ किरदार की डोर के सहारे आकाश की वसतों में झूलती रहती है। जब तक ये डोर सही व सालम रहती है वो रिफ़तों में परवास करती रहती है, और जब ये डोर टूट जाती है तो हवा के दोष पर पस्ती की तरफ जाना शुरू कर देती है। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, वो ज़ोर से चिल्लाई। इसे अपना पूरा जिस्म एक आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था। इसने रुक कर इसे देखा, फिर जग से पानी भरकर इसकी तरफ बढ़ाया। लो ये पानी पियो। इसने सुलगती निगाहें ऊपर उठाकर इसे देखा, फिर गिलास थामकर इसे दीवार पर दे मारा। तुम समझते हो मुझ पर शादी का एहसान करके तुम पाक साफ हो गए हो, जन्नत के हकदार बन गए हो? नहीं गज़नफ़र, तुमने कोई छोटा गुनाह नहीं किया है। मैं लाख बुरी सही, गुनाहगार सही, मगर तुम मेरे मुजरिम हो। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। बेशक मेरी दीन से इतनी वाकफ़ियत नहीं है। मैं नहीं जानती किस गुनाह का कितना अजाब है और किस नेकी का कितना अजर, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ
कि बंदों के गुनाह बंदे ही माफ़ करेंगे तब माफ़ी होगी। वो बेड से उतरकर इसके मुकाबिल खड़ी हो गई। वो दम साधे इसे देखता रह गया। तुम कोई पैगंबर नहीं हो कि महज शैतान ने ये काम करवा दिया। तुमने इंतकामन ये सब किया है। इसकी आवाज़ भरा गई। फिर वो अजियत से लब भींच कर इसे देखते हुए बोली, मगर मगर इतना पस्त, इतना गिरा हुआ इंतकाम तो कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। वो आंसू पीती इसके पास से भागते हुए बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। आगही के लम्हे इंसान पर बिल्कुल अचानक वारिद होते हैं और तब वो खुद पर हैरान और कभी मुतासिफ होता है, इसलिए कि वक्त की डोर कभी तो हाथ आ जाती है और कभी इतना वक्त बीत चुका होता है कि मदावे का या तलाफ़ी का कोई इम्कान नहीं होता। इसे यकायक कमरे में हब्स का एहसास हुआ। वो लॉन की खुली फिजा में निकल आया। सारे लोग शायद बड़े दिनों बाद चैन की नींद सो रहे थे। वो नीम तारीख गोशे में इस तरफ से टहलने लगा, फिर सिगरेट निकालकर पीने लगा। यह आदत इसे अचानक ही हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। इसे लगा जैसे इसका जिस्म टूट रहा है। वो आहिस्तगी से निढाल से अंदाज में चंबेली की बाड़ के पास बने बेंच पर बैठ गया और आंखें मूंद कर अपने आप से निजात पाने की कोशिश करने लगा। इस पर अस खुद गफलत सी तारी होने लगी, शायद इसलिए कि इतना ही इसके बस में था। इसकी रगों पे में नाकाबिले बर्दाश्त जलन होने लगी थी। फिर आंखें खोलकर इसने आधी से ज़्यादा जली सिगरेट दोनों पैरों के दरमियान घास पर फेंक दी और ढीले अंदाज में कंधे झुकाकर इस नन्हे मुन्ने सुलगते शोले को तकने लगा, जो घास की नमी से आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगा, फिर गुम हो गया। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती है ना ये बुझकर धुआं होती है। इतनी अजियत अमेज तल्ख और कड़वी जिंदगी का तो इसके पास तस्वर भी ना था। वो नज़र के सामने होती तो गुस्से और नफरत का उबाल उठता और नज़रों से गुम होती तो निगाहें इसे तलाशने लगती। इस छत तले सिर्फ अजनबियत ही नहीं थी, बल्कि दोनों ही एक पुरमलाल जर्ज दर्ज सी कैफियतों में सांस ले रहे थे। गजनफर के लिए सारा कुछ कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। इसका दिल चाहता वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी वीराने में मुंह छुपाकर बैठ जाए और तब तक छुपा रहे जब तक इसकी रगों में दौड़ने वाला वो गंदा खून दम ना तोड़ जाए या वो खुद मौत की आगोश में ना उतर जाए। इसे एकदम ही अपने महज़ब वजूद से नफरत होने लगी थी। वो इन असाब शिकन रोज़ो शब के दबाव से घबराकर वाकई घर छोड़कर चला गया। सब इसके यूं अचानक घर से निकल जाने पर अनुषा से बास-पुस करने लगे। इसके पास क्या जवाब था सिवाय इस खत के जो वो छोड़ गया था, मैं जॉब के सिलसिले में लाहौर जा रहा हूँ। अचानक जाना पड़ा है, आप सब लोग परेशान ना हों। मैं फ़ोन पर आपको अपनी खैरियत की इतला दे दूंगा। बड़ी चची बहुत दिल गिरफ्ता हुई। इनकी शिकवा का ना नजरें रह रहकर अनुषा पर उठती। अनुषा ने इसके जाने के बाद सुख का सांस लिया था या नहीं वो नहीं जानता था, मगर घर से दूरी भी इसके लिए किसी आजमाइश से कम न थी। लाहौर की सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए भी वो सोचे तो इसके हमरा ही थी। कितना पागल हूँ, जगह बदलने से जहन बदल जाते हैं भला। जब तक दिल का मौसम जहन के आबो हवा न बदले, दुनिया के किसी खिते में चले जाएं, एक सा मौसम रहता है। ए दिल, ये तेरी वहशत क्या और दिखाएगी, कब तक इन्हीं गलियों में बेसिमत फिराएगी। किस मोड़ पे रुकना है, किस राह पर जाना है, बतला तो सही जालिम, कहीं और ठिकाना है। इस शहर तजब्जब में हम बात करें कैसे, दिल काट के हैरान है अब रात करें कैसे। वो होटल के कमरे से बाहर निकल आया। सुबह से होने वाली बारिश का जोर टूट चुका था। कायनात की हर शय धुलकर निखर आई थी, मगर इसे लग रहा था हर शय की गर्ज जैसे इसकी रूह में उतर आई हो, जिसमें इजाफा हो रहा था। वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले, फिर इसी शुगल में मसरूफ़ हो गया और टहलने लगा। हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही थी। खाने पीने के लवाजमात से भरी दुकानों पर इंसानों का हजूम था। हर शख्स ही मौसम की इस बारिश को एंजॉय कर चुका था और अब बशाशत सबके चेहरों से जाहिर हो रही थी। मगर एक इसके अंदर कसीफ सा धुआं भरा हुआ था जो कम ना हुआ था। शायद यहाँ बारिश का कोई छींटा नहीं पड़ा था। इसका ख्याल था वो शायद उम्र भर इस खिलफिशार से नहीं निकल पाएगा। सकून इसकी ज़िंदगी से दबे पाँव शायद निकल गया है। अजब मोड़ पर ठहरा है काफिला दिल का। सकून ढूंढने निकले थे वहशतें भी गईं। वो सिगरेट के मरगूले फिजा के सुपुर्द करता हुआ वापस होटल की तरफ चलने लगा। क्या इसने जो इंतहाई सफाकाना वार किया था नूशा एहसान पर वो दुरुस्त था? क्या गलत बहर कैफ वो ऐसा सब कुछ करके मसरूर हरगिज नहीं था? इसके अंदर कोई चीज़ इसका दिल महसूस रही थी। इसकी रूह में चुटकियां भर रही थी। अनुषा का खिलखिलाता रूप इसके चश्मे तस्वर में अब तक समाया हुआ था। फिर इसी हुस्न को आंसुओं से भीगता हुआ भी देखा था। वह सारे लम्हात इसके जहन की सतह पर लहरों की तरह उभर उभर कर बिखर रहे थे और इसके दिल को एक एस्तराब में धकेल रहे थे। अगर वो यही चाहता था तो फिर ऐसा करके मुतमईन और खुश क्यों नहीं था? इसे तो बहुत गहरी, बहुत पुरसुकून नींद आनी चाहिए थी कि इसने अपनी आहानत का बदला सूद के साथ ही लिया था, मगर ऐसा नहीं था।
इसकी आंखों की सतह पर चुभती रेत बिखरी हुई थी। इसके दिल के अंदर वीरानी और सन्नाटा फैला हुआ था। ना सुकून था ना वहशत, बस बेनाम सी खामोशी, बेनाम सा सन्नाटा जिसे आसाब मुंजमद हो गए हों, सारी सोचें ख़त्म हो गई हों, दिल जज्बों से, तमाम एहसासात से खाली और बेनूर हो चुका हो, और वो भागती दौड़ती ज़िंदगी का बेकार बेबस उज़ू बनकर रह गया हो। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और खोला, मगर वो पूरा खाली इसका मुंह चिढ़ा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो इसने ये पैकेट ख़रीदा था, पूरे 20 सिगरेट। अपनी ज़हनी प्रागंदगी ने इसे बेहद और बेतना से हर्ट किया था। इसने खाली पैकेट डस्टबिन में डाल दिया और होटल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कभी कभी इस तरह ही होता है, बल्कि अमूमन होता है कि जब मनफी जज्बात का तूफ़ान थमता है तो सोचने का अमल शुरू हो जाता है, और यहीं से नफ़ा नुकसान, सूद व ज़ियां का एहसास भी उजागर होने लगता है। क्या खोया क्या पाया की फ़िक्र दामन से लिपट जाती है। अगर नफ़रत और गुस्से के तूफ़ान में खोया ही खोया हो तो ऐसी ही बेसकूनी रूह पर गालिब आ जाती है, जिसकी गिरफ्त से निकल भी नहीं पाए। वो ऐसी ही अजियतनाक कैफियत में गिरफ्तार था, जो अजियत वो अपनी दानिश में अनुषा एहसान को दे आया था, इससे कहीं ज़्यादा अजियत अमेज़ी में खुद मुब्तला था। वसी व अरीज़ बेड पर लेटने और बावजूद कोशिश की नींद आंखों से कोसों दूर थी, जैसे सहरा से पानी। हमारे बाद हैं कुछ लोग, कैसे देख तो आएँ, चलो इस शहर को एक बार फिर से देख तो आएँ। बहुत दिन से समंदर की हवा गुमसुम सी आती है, ना हो तूफ़ान के रुख ये सफ़ीने देख तो आएँ। किसी दिन आरज़ुओं के खंडर में झांक कर हम भी दरो दीवार पर क्या क्या है जाले देख तो आएँ। वो जिस तरह अचानक घर से चला गया था, इसी तरह अचानक वापस आ गया, मगर कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा। दादी तो बाकायदा खफा हुई, चचा जान भी बासपुरस किए बिना न रहे। जाहिर है वो बताए बिना जो चला गया था। जॉब की तो इसे वाकई ज़रूरत न थी। चचा जान और बाप का मुश्तरका कारोबार, आफ्टर ऑल इसे ही संभालना था। वो सर झुकाए सबकी डांट डपट सुनता रहा। आखिर में बड़ी चची के घुटने पर हाथ रखकर फर्श पर बैठ गया। अम्मी आप कुछ नहीं कहेंगी? दादी की तरह कान खींचे, चचा जान की तरह गुस्सा करें। वो इनकी खामोशी पर कुछ जुज़बुज़ हो गया था। शायद माँ की डांट खाकर कुछ मुतमईन होना चाहता था, मगर इन्होंने जवाबन इसे ऐसी नज़रों से देखा कि वो निगाहें कतरा कर मुस्तरब हो गया। अब तुम बच्चे जो नहीं रहे, सो डांट कर क्या करूँगी। वो एक गहरी सांस भरकर उठकर लाउंज से निकल गई। वो शर्मिंदा सा अपने सफरी बैग के साथ वहीं बैठा रह गया। जाओ अब अपने कमरे में जाओ, आराम करो, सफ़र से आए हो, थके हुए होगे। अनुषा से कहकर खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। दादी इसे बहुत देर तक यूं ही बैठे देखकर मोहब्बत से बोली। वो चौंका। अनुषा। इसकी समातों पर कुछ ऐसा असर हुआ जैसे वायलिन के तने हुए तारों पर कोई खट से हाथ मार दे तो तमाम तार झंझना उठते हैं। एक गहरी सांस इसके लबों से आज़ाद हो गई। दादी, बड़ी फूफो का फ़ोन है, आपको बुला रही हैं। अचानक इसकी आवाज़ इसकी समाज से टकराई। वो लाउंज का पर्दा थामे दादी से मुखातिब थीं। अबू के कमरे से उठाइएगा फ़ोन। ये कहकर पलटते हुए इसकी नज़रें गज़नफ़र पर उठीं। वो भी इसको तक रहा था। निगाहें मिलीं और एक दूसरे पर कंग सी उठी रह गईं। वो इसकी गैर मुतवक्का आमद पर हैरान थी और वो इसे देखकर हैरान हो रहा था। हल्के आसमानी रंग के काटन के ढीले ढाले शलवार कमीज में बड़ी सी सफ़ेद चादर नुमा दुपट्टे में अच्छी तरह खुद को लपेटे हुए वो हमा वक्त दुपट्टे से बेनियाज रहने वाली और फिटिंग वाले कपड़ों में लापरवाही से घूमने वाली अनुषा एहसान तो हरगिज़ नहीं लग रही थी, बल्कि कोई पाकीज़ा सी हस्ती महसूस हो रही थी। निगाहों के तसादुम ने दोनों के ही दिल पर हाथ मारा था, मगर दोनों के चेहरों के तासुर बेहद मुख्तलिफ थे। वो सपाट नज़रों से इसे देखकर पलट गई और वो कितनी देर खोया खोया हिलते पर्दे को देखता रह गया। इसका ख्याल था वो बहुत बदल गया है, मगर यहाँ अनुषा वाली तब्दीली ने इसे लम्हा लम्हा हैरान किया। वो सारा सारा दिन खुद को मुख्तलिफ कामों में उलझाए रखती, जो कभी हिलकर पानी न पीती थी, ज़्यादातर किचन में नज़र आने लगी थी, मगर जूँ ही अजान होती वो फ़ौरन वज़ू करने चल देती। फारिग वक्त में तस्बीह पढ़ती रहती, कभी कुरान कभी पंसूरा लिए लॉन के किसी गोशे में बैठी नज़र आती। बड़ी चची की ज़ुबान पर हर वक्त अनुषा का नाम चढ़ा रहता। पुफियाँ आती तो अनुषा के बनाए हुए बहुत आम से खानों की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देती। उठते बैठते अनुषा के सुगरापे, इसकी शराफत, इसकी घरदारी की तारीफ़ें करती नज़र आती। सुघड़ और सलीकाशार तो इसे भी दिखाई देने लगी थी। इसकी वार्डरोब चमचमाने लगी थी। बेड कवर, बाथरूम, इसकी राइटिंग टेबल पर रखी एक एक किताब घर से पाक दिखाई देती और ख़ुद इसका चेहरा भी बिल्कुल नया नवेला सा दिखाई देने लगा था। वो इतनी कमगो हो गई थी कि कभी कभी तो सारा सारा दिन इसकी आवाज़ सुनाई न देती। ऐसा लग रहा था वो इसके आइडियल में ढल चुकी है। ऐसी ही शरीके हयात का आइडियल तो तराशा था इसने, और अनुषा एहसान का ये रूप चौंका देने वाला ही नहीं, खुशाइन भी था।
वो चौंकता ज़रूर रहा था मगर मुतासर नहीं हो रहा था। इसके ख्याल में वो ये सब इसका दिल जीतने को कर रही है। इसकी मगरूर मर्दाना फितरत ऊद आती। वो तफाखर से हंसता और सोचता कि वो इसकी नज़रों में मोतबर होने के लिए, इसे घायल करने के लिए ये जतन कर रही है। बेचारी, ये एहसास बड़ा ही नशा आवर और मसरूर कुन होता है कि कोई आपकी निगाहों में रहने के लिए, दिल में उतरने के लिए जतन कर रहा हो, आपकी पनाह तलाश कर रहा है। वो खामोश थी मगर इसके सारे अंदाज बता रहे थे कि वो इसकी पसंद में ढल रही है। वो इसे दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए पता नहीं अपने किस एहसास, किस जज्बे की तस्कीन कर रहा था। इस रोज़ वो दादी के कमरे में किसी काम से आई थी। इसने बेइरादा ही इसे मुखातिब कर लिया। एक कप चाय मिल जाएगी? वो दादी की वार्डरोब के निचले हिस्से से बेड कवर निकाल रही थी। सर हिला दिया। जी ज़रूर। इसके लहजे में ना मोहब्बत थी, ना गर्मजोशी, ना सर्दमेहरी, ना अजनबियत, बस सादा सा इकरार था, जैसे लगी बंदी मुलाजमा का होता है। फिर बेड कवर निकाल कर वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अभी भिजवाती हूँ, और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सुनो, मेरे बेडरूम में दे जाना। इसने जल्दी से अगला हुक्म सादर कर दिया। वो सर हिलाकर चली गई और वो अपने कमरे में आकर इसका इंतज़ार करने लगा कि वो चाय लेकर आएगी तो वो इसे इसके रवैयों में इस तब्दीली पर तंज करेगा, इसे इसके ड्रामे की दाद देगा और इस तब्दीली की वजह ज़रूर पूछेगा। हालांकि वो तब्दीली के इस मोहरक से आगाह था मगर इसके मुंह से सुनकर लुत्फ़ उठाना चाह रहा था। यह अपने इस जज्बे की तस्कीन थी। अनुषा का यह फरमाबरदार रूप इसे बड़ा पुरलुत्फ़ लग रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो खूब कहके लगाए और अपनी पिछली बुज़दिलाना तबीयत पर खूब पछताए कि वो औरत ज़ात से इतना खाइफ क्यों रहा, वो भी अनुषा एहसान जैसी से। वो तो महज इस शाख की मानित थी जो अकड़ गई थी मगर अंदर से बेखस्ता, एक झटके से टूट जाने वाली। इसकी इस खस्तगी का तो इसे पता ही नहीं था कभी। वो जो अपनी गलती पर लाहौर की सड़कों पर टहलते हुए वहशतज़दा और पछतावों का शिकार रहा, यकदम इन तमाम एहसासात और बेसकूनी से निकल आया। अपनी गलती को फरामोश करके अनुषा के इस रूप को एंजॉय करने लगा। इसके अंदाज़ो अतवार पर दिल ही दिल में हंसता और कभी कभी इसकी भरपूर एक्टिंग से मुतासिर होकर इसे दाद भी देता। इसे सख्त मायूसी हुई जब इसने मुलाजमा के हाथ चाय भिजवा दी। इसका दिल चाहा ट्रे समेत चाय इस मुलाजमा पर उलट दे। वो सख्त बदमज़ा होकर रह गया। बहुत कुछ कहने सुनाने की आरज़ू दिल ही दिल में रह गई। रात के खाने के बाद वो अनुषा को किचन में देकर चला आया। वो कैबिनेट की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। इसने कैबिनेट का दरवाज़ा हल्के से बंद करते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा। मैं अपने काम मुलाजमों से करवाने का आदी नहीं हूँ। आइंदा मेरे तमाम काम तुम खुद ही करना। मुझे अपने बेडरूम में मुलाजमों का वजूद सख्त नापसंद है। इसका लहजा तहक्कुम अमेज था। इसने ज़रा सा चौंक कर देखा, ताहम बोली कुछ नहीं। कैबिनेट का दरवाज़ा खोलकर दोबारा काम में मशगूल हो गई। क्या ज़ुबान गिरवी रखाई हो? इतनी बेज़ुबान तो कभी नहीं थी। वो इस्तेज़ाइया हंसा और इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। आप चाय पियेंगे? वो आप बर्नर की तरफ मुतवज्जा हो गई जहाँ इसने चाय चढ़ा रखी थी। इतना सुलझ और दरगुजर करने वाला अंदाज, वो भी अनुषा एहसान का। इसके दिल पर बड़ी पुरकैफ फिजा छा गई। इसने बगौर इसका चेहरा देखा। वाकई चिड़िया उड़ते हुए भी बुज़दिल ही होती है और अकाब आलमी सकरात में भी गर्दन उठाए रहता है। इसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ज़रूर पीऊँगा, अगर बदमज़ा ना हुई तो। फिर इसके चेहरे पर तफसीली निगाहें डालकर मुस्कुराते हुए बोला, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम बदमज़ा चाय बनाओगी। अम्मी ने तुम्हें ठीक ठाक ट्रेन कर दिया है। अच्छी बात है। गलतियों से सबक सीखना दानिशमंदी की निशानी है। फिर इसकी तरफ झुका और एक सांस खारिज करते हुए कुछ सोचकर हंसा। क्या तुम उम्र भर ये ड्रामा एक्ट कर सकोगी? वो मज़ीद कुछ कहता, वो जवाब में कुछ कहती। बड़ी चर्ची ने अंदर दाखिल होकर ऐसी सर्द सर्द नज़रें गज़नफ़र पर डालीं कि वो सटपटा कर पीछे हट गया। वो चाय चाहिए अम्मी। हाँ, चाय ही बन रही है। तुम अपने चचा के पास लाउंज में जाकर बैठो। इन्हें भी दे रही हूँ, तुम्हें भी दे जाऊंगी। उन्होंने फ्रिज से दूध निकालते हुए लट मारने वाले अंदाज में कहा। वो चौंक कर माँ का चेहरा देखता रह गया। इनका लहजा इतना बेमहर आज तक महसूस नहीं हुआ था। वो तो इसके आगे पीछे फिरती, इसकी तलब बिन मांगे पूरी करने की कोशिश करती। इसने सर झुका लिया और सोचा कि थक गई होंगी, इसीलिए कुछ उकताई हुई सी महसूस हो रही हैं। जाते जाते वो अनुषा के झुके सर पर एक भरपूर निगाह डाल गया जो बर्नर की तपिश से लाल हो रहा था या गज़नफ़र की निगाहों की आग से। मुस्कुराहट खुद ब खुद इसके होंठों के गोशों में फैलकर सिमट गई। एक अजीब सा एहसास लिए लाउंज में चला आया। चाचा जान और छोटी चची की नज़र में वो बहुत मोतबर हो गया था। इनकी निगाहें इस पर उठती तो अकीदत और मोहब्बत से बलाएं लेती महसूस होती। वो इनका वो दामाद था जो धूप में छाँव की तरह होता है, जो घुप अंधेरे में रोशनी का पैगंबर बनकर आता है। रात वो कमरे में आया तो वो ईशा की नमाज पढ़ रही थी।
इसके लबों की तराश में तमस्खराना मुस्कुराहट बिखर आई। बकौल शेक्सपियर कि दुनिया एक स्टेज है और हर शख्स अदाकार, शायद वो भी अपना कोई किरदार अदा कर रही थी, मगर फितरत से हटकर कोई किरदार करना, वो भी उम्र भर, बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शायद वो बड़ी जहर खंदी से सर झटक कर बाथरूम में चला गया। बाहर आया तो वह जाए नमाज लपेट रही थी। तुम ये ड्रामा सारी उम्र प्ले कर सकोगी? वो जुबान से फिसल जाने वाले जहर को ना रोक पाया। ट्रॉली पर रखे पंसूरा को उठाते हुए इसने इस पर एक नज़र डाली और एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट इसके लबों पर कशादगी के साथ फूटी। वो झुलस कर रह गया, बिना जवाब दिए। इसी इत्मीनान के साथ पंसूरे को सीने से लगाए बाहर निकल गई थी और वह शब ख्वाबी का लिबास बदल कर बिस्तर पर गिर गया। रात अचानक गहरी नींद से गजनफर की आंख खुल गई। वो शायद घूप अंधेरे में सोने का आदी था। रोशनी की हल्की सी लकीर बालकनी से आ रही थी। इसने चेहरा मोड़कर देखा तो निगाहें वहीं थम गई। वो जाए नमाज पर बैठी थी, दोनों हाथ ऊपर उठाए, दुआ मांगते हुए रो भी रही थी। इसके अल्फाज आंसुओं से भीग भीग कर टूट रहे थे। या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा और कौन है? तू ही सबका आसरा और ठिकाना है। मेरे तो सब हाल बिगड़े हुए हैं, ना दीन की हूँ ना दुनिया की हूँ। अल्लाह, ये मैंने खुद ही बिगाड़े हैं। तेरे हाथ में तो खैर ही खैर है। ए खैर के मालिक, मेरी खस्ता हाली और प्रागंदगी दूर कर दे। ए अल्लाह, मैं खताकार हूँ। मेरी गर्दन तेरे आगे शर्मिंदगी से झुकी हुई है, मगर तू तो करीम है। तू अगर हमारी खताएं ना बख्शेगा तो हम किस दर जाएंगे कि हमारा तो आसरा और ठिकाना ही तू है। ए इलाही, मेरा हाथ पकड़ने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। अगर तूने भी दूर कर दिया तो फिर रहम कौन करेगा? ए दिलों की इस्लाह फरमाने वाले, मेरे कल्ब की ज़ाहिरी और बातनी इस्लाह फरमा दे। ए वो ज़ात करीमी, जिसके करम के सामने पहाड़ों के बराबर गुनाह भी बेमिकदार हैं, हमको माफ़ कर दे इलाही। आपने ईमान दिया, ये ईमान का लिबास पहनाए रखना। या अल्लाह, मेरे सारे काम आपके हाथ में हैं। मेरे गुनाह की तो बेशक हद है, मगर तेरे फजल की तो कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। या अल्लाह, अगर आप इज़्ज़त दें तो इसे कौन जलील कर सकता है? अगर आप आहानत करें तो कौन इसे इज़्ज़त बख्श सकता है? ए इज़्ज़तों के मालिक, मुझको इज़्ज़त फरमा, आहानत व ज़िल्लत से बचा। आप पर्दा पोशी करने वाले सितारा लयूब हैं। दोनों जहां में पर्दा ही रखना। आपके करम की भूखी हूँ। करम ही करम रखना मौला, करम ही करम रखना। गहरे सन्नाटे में इसकी गिड़गिड़ाहट बहुत साफ सुनाई दे रही थी। वो यकदम उठकर बैठ गया। रात की तन्हाई में की जाने वाली इबादत ड्रामा नहीं होती, अदाकारी नहीं होती, सवांग नहीं होता। तन्हाई में बहाने वाले आंसू सच्चे होते हैं, जिन्हें फरिश्ते भी मोती की तरह चुन लेते हैं। वो एक एहसास के तहत उठा और धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास जाकर बैठ गया। वो सजदे में गिरी हुई थी। इसकी सिसकियाँ गजनफर के दिल पर ज़रबे लगाने लगीं। मुसलसल रोने से इसकी हिचकी बन गई थी। इसने होले से इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर जनपश न हुई तो होले से पुकारा, अनुषा। तब इसने सर उठाया। आंसुओं से तर चेहरा और धुंध से लिपटी आंखों के साथ वो पलकें झपक कर इसे देखने लगी। शायद इस अबर में पलकों की दीवार उठानी इसे मुश्किल हो रही थी और जनफर के दिल पर जबरदस्त चोट पड़ी। वो इसके चेहरे से नजरें चुरा गया, फिर करीब रखा पानी से भरा गिलास उठाकर इसे देने लगा कि इसने हाथ से इसे रोक दिया। नहीं, ये पानी मैंने दादी के लिए पड़ रखा है, इनके पैरों में दर्द रहता है ना। वो इसकी शक्ल देखता रह गया, फिर जल्दी से गिलास इसी जगह रखकर उठा और फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकालकर खाली गिलास में उंडेलकर इसके पास ले आया। इसने बगैर हेलो हिजत इसके हाथ से गिलास लेकर मुंह से लगा लिया। ठंडे पानी ने तपते हुए दिल को बहुत सुकून बख्शा था। इसके आंसू बहना बंद हो गए। इसने गिलास एक तरफ रखकर चादर का किनारा मुंह पर फेरा। वो खामोश नजरों से इसे तकने लगा। एक एसराब दिल पर हलकोरे लेने लगा। कहीं एक पल गहरी खामोशी छाई रही, जैसे दोनों के पास कहने को कुछ न हो, मगर ऐसा नहीं था। गजनफर बहुत कुछ कहना चाह रहा था। इसके आंखों में अनगिनत सवाल मचल रहे थे और अनुषा के दिल में भी बहुत बोझ था। कई लम्हे इसी खामोशी से सरक गए। फिर अनुषा दीवार से सर टिकाकर जैसे खोए खोए लहजे में बोली, तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर बहुत लान तान हुई। मैं सबकी नज़रों में मातूब व रुस्वा थी। खानदान भर की हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हो गईं। सबका कहना था कि गजनफर के साथ बहुत ज्यादती हुई है। इस पर ऐसी लड़की को मुसल्लत कर दिया गया जो किसी अच्छे या कम अच्छे इंसान के काबिल भी नहीं है। और गजनफर ने अगर दबाव में नहीं की ये शादी तो फिर बहुत बड़ी नेकी कमाई है, बहुत अजर पाया है। तुम्हारे यूं बिना बताए चले जाने पर सब खूब हंसे मुझ पर कि कोई शरीफ आदमी मुझ जैसी लड़की को ज़्यादा दिन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। बहुत सौ ने कहा कि अब वो वापस नहीं आएगा। इस दिल आज़ार और अजियतनाक बातों ने मुझे बहुत रुलाया। मैं ज़िंदगी में इतना कभी नहीं रोई जितना इन चंद दिनों में लोगों की दिल दुखाने वाली बातों पर रोई हूँ। मुझे लगा मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ।
भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मेरे सर से छाँव छिन गई है और मैं नंगे सर धूप में खड़ी कर दी गई हूँ। तब पहली बार मैंने लॉन के गोशे में रोते हुए अजान की आवाज़ पर कान धरे, फिर वज़ू किया और घर के वीरान गोशे में जाकर अल्लाह के आगे झुकी और खूब रोई। वो एक लम्हे चुप हुई, मगर नज़रें दीवार पर ही मरकूज़ रहीं। इसकी आंखों से फिर आंसुओं का झरना बह रहा था। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। मुझे खुदा से मांगना नहीं आता था कि कैसे मांगा जाए और क्या मांगा जाए, इसे किन किन नामों के वास्ते मांगा जाए, मगर वो कितना रहीम व करीम है। मुझे पहली बार अदराक हुआ कि इस तक जाने के लिए रास्तों के पेचो-खाम में नहीं उलझना पड़ता। इसके पास जाने का तो बहुत सीधा साफ सुथरा रास्ता है और वो तो 2 कदम आगे बढ़ने वाले को खुद 10 कदम बढ़कर थाम लेता है। इसने मुझे थाम लिया। मैं सजदा रेज़ होकर बच्चों की तरह सारा दर्द इसके सामने खोल बैठी। मालिक, तू जानता है मैं बहुत गुनहगार हूँ। मेरे पिछले गुनाहों के सबब ही आज मुझ पर अज़ाब आया है, मगर तू तो मेरे सब हाल जानता है, मेरे मुजरिम को जानता है। आज ये सब लोग मुझे झुठला रहे हैं, तो इसलिए कि मैंने तुझे भुलाए रखा। मेरे माबूद, मेरे पास अपनी बात को सर साबित करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मैं सख्त लाचार हूँ। मेरी मदद फरमा। मुझे सब ने अकेला छोड़ दिया है, मगर तू मेरा बन जा, मेरा मददगार और हामी, कि तेरी बख्शिश मेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। मेरे गुनाह बेशक फ़र्श से अर्श तक पहुँच गए हैं, मगर तेरी बख्शिश तो कुल कायनात को भर सकती है। मुझ पर रहम कर मालिक। मैं बहुत रोकर जब उठी तो चची जान को करीब पाया। वो जाने कब से खड़ी थीं, फिर एकदम मुझसे लिपट कर रो पड़ी। मेरे आंसुओं को अल्लाह ने इतनी जल्दी कबूल कर लिया कि मुझे एक हामी मददगार से नवाज दिया। चची चुप थीं, मैं भी मेहर बलब, मगर मेरे आंसू अस खुद कहानी सुना रहे थे। फिर चची बोलीं, मुझे माफ़ कर दो अनुषा, और इस शैतान को भी जिसने तुझे पामाल किया है। वो ये कहकर बहुत रोईं। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की ताकत क्या है, किस तरह वो दिलों को नरम करता है, किस तरह दिलों में मोहब्बत डालता है, किस तरह सहारे नवाजता है। मुझे चची की हमदर्दी मोहब्बत का हौसला क्या मिला। मैं बिखरते बिखरते फिर जुड़ने लगी। मेरे अंदर की बगावत दम तोड़ गई। मेरे दिल का बोझ कम होता चला गया। मुझे अब लोगों की परवाह नहीं रही, इसलिए कि मैंने खुदा को पहचान लिया। मैंने 1000 छोटे छोटे बुतों की पूजा छोड़ दी और एक बड़े ताकतवर से खौफ खाने लगी। इसकी पनाह में आफियत तलाश करने लगी कि वो खौफ खाने वालों को अपनी रहमत से नवाजता है, अपनी आफियत में ले लेता है, इससे तमाम दूसरी फ़ानी ताकतों से अमान रखता है। अनुषा, गज़नफ़र बेताबाना इसके घुटनों पर हाथ रखकर सिसका तो वो जल्दी से बोली, नहीं गज़नफ़र, मैं तो तुम्हारी मशकूर हूँ कि इस हादसे को मैंने ज़हमत के बजाय रहमत में बदलते देखा है। इससे मुझे अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने का मौका मिला है। वो गुनाहगारों को ऐसे झटकों से अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, ये भी इसका एहसान है, वगरना वो मुझसे गाफिल रहता। इसका क्या बिगड़ता, मैं आखिरवी नेमतों से महरूम रह जाती। ये मेरे हक में बेहतर साबित हुआ है। गज़नफ़र के दिल पर चाबुक पड़ रहे थे। इसकी मर्दाना अना रेज़ा रेज़ा हो रही थी। इसका वो गरूर कि वो इसकी पनाह तलाश करने के जतन कर रही है, इसे घायल करने की कोशिश कर रही है, आज टूटे कांच की तरह बिखर कर इसके दिल में चुभने लगा। इसका मुंह चिढ़ाने लगा। नदामत ने इसका सर झुका डाला। वो सिर्फ मर्द था, खुदा तो नहीं था। नाइब था, ज़मीन पर बादशाह बनाकर नहीं भेजा गया था। वो भी इस अजीम बादशाह का महज अदना सा खादिम था। बस इस पर थोड़ी जिम्मेदारी डाली गई थी, मगर वो जिम्मेदारी को मालकाना इख्तियारात समझ कर मसरूर हो रहा था। इसका दिल चाहा वो मुंह छुपाकर किसी खो में जा बैठे, जहाँ इसके दिल की गंदगी अनुषा, एहसान या किसी के इल्म में ना आ सके, मगर वो इसके दिल की हालत से बेनियाज अपनी ही कहे जा रही थी। मुझे अब पता चला कि मगरिब में इतने नफसियाती केस क्यों हैं। अगर हमारे पास भी ये रूहानी सहारा ना होता तो हम भी किसी न किसी हादसे का शिकार होकर नफसियाती मरीज बन जाते। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। मैं तो तुम्हारी मशकूर हूँ गज़नफ़र कि इस हादसे ने मुझे इतना बड़ा रूहानी सहारा बख्शा, जिससे मैं अपनी कोताही के बायस अब तक मुंह मोड़े बैठी थी। इसके चेहरे पर रोशनी बिखरी हुई थी। ये रोशनी इत्मीनान कल्ब की थी, जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत पा लेने के बाद चेहरे पर आती है, जैसे बड़ी फतह के बाद किसी जर्नैल के चेहरे पर आती है, जैसे बंजर ज़मीन पर कोंपल के निकल पड़ने पर काश्तकार के चेहरे पर आती है। सुबह बहुत अनोखी थी। ऐसी सुबह गज़नफ़र के लिए शायद पहले कभी ना आई थी। रोशनी में नरमी और नकमगी थी। वो फजर की नमाज़ पढ़कर सो रहा था। जब अनुषा ने पर्दे खोले तो नरम नरम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी, मगर वो खिड़की से आती रोशनी के बजाय अनुषा के चेहरे पर बिखरी चांदनी देख रहा था। वो वार्डरोब से कपड़े निकाल रही थी। इसके गीले बाल शानों पर नरम धुले रेशम की तरह पड़े थे। इनके किनारों पर पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। लेटों का पानी इसके चेहरे पर टपक रहा था। यूं लग रहा था रुखसारों पर जा बजा हीरे दमक रहे हों।
इसने एक दिलावेज तबस्सुम के साथ इसे देखा और इस्तेहकाक के अंदाज में इसके पास जा खड़ा हुआ। अनुषा को एकदम अपने पहलू से आंच उठती महसूस हुई। इसकी उंगलियां हैंगर पर लरस गईं और सर झुक गया। चच्ची के साथ मुझे बाजार जाना है, वो इस एहसास से निकलने की गर्ज से यूं ही रुख मोड़े मोड़े बोली। कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं गर्मियों के। गजनफर ने एकदम इसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। इसने कुछ घबरा कर इससे देखा मगर दूसरे पर पलकें झुका दी। इस्लाम में शोहर के साथ जाने पर कोई ममानियत नहीं है। मेरे साथ चलना, कुछ अपनी पसंद के कपड़े भी दिलवाने हैं। ये सफ़ेद रंग देख देख कर तो जी उब गया है मेरा। इसने इसके सफ़ेद मुल्तानी कढ़ाई वाले सूट को देख कर इस तरह मुंह बनाया कि वो बेसाख्ता हंसी को न रोक सकी। गजनफर ने इसे देखा और देखता ही रह गया। आओ फूलों से झोलियां भर लें। लोग हंसते हैं बार बार कहाँ। बहुत नाजुक पुरफरेब लम्हे आकर ठहर गए इन दोनों के दरमियान। अनूश, क्या तुम्हारे दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरी जगह है, मेरी मोहब्बत है? इसने जज्बात के साथ इसका हाथ दबाया तो वो स्कूल गर्ल की तरह झीम कर खुद में सिमट गई। खामियां तो हर बशर में होती हैं ननोशी, फरिश्ते का दावा तो कोई नहीं कर सकता। तो मेरी खामियों समेत मुझे कबूल करोगी ना? इसने इसकी तरफ बहुत आस से देखा तो एक शर्म भरी मुस्कुराहट अनुषा के रुखसारों पर उतर आई। दामन कशां किए, चेहरे पर मोहब्बत भरा तबस्सुम अफरोज किए उजाला ही उजाला, बहार ही बहार बनकर इसकी राह में खड़ी थी। खामोशी की भी अपनी एक ज़ुबान होती है, ये समझ में आ जाया। इसकी खुशनुमा आंखें लफ्ज़ व मायने के सारे दर खोल रही थीं। वो जो कह नहीं पा रही थी, वो आंखें वो होंठ कह रहे थे। वो शगुफ्ता तर्ज चेहरा कह रहा था, यकीन दिला रहा था। और अब यकीन ना करना तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।